नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की बात तो होती रही थी, लेकिन अब इस लोकसभा में सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन चुके हैं, आप जानते हैं। और आज राहुल गांधी ने बीजेपी का पूरा खेल पलटते हुए नजर आए कि जिस ढंग से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी है, उन बातों पर अगर गौर फरमाए तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो बात और खेल की बात हम कर रहे हैं यहां पर, और कैसे आने वाले समय में आर पार की लड़ाई होने जा रही है, ये सब कुछ हम इस चर्चा में आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे दरअसल उसके बाद आप जानते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव आता है और उस पर चर्चा होती है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलने उठे तो बीजेपी के तमाम नेता यानी मोदी, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद तक सभी अपना बचाव करते हुए नजर आए। हालांकि राहुल के तीर जैसे बयानों से बचना इन तमाम नेताओं के लिए, और खासकर नरेंद्र मोदी, आप देख लीजिए, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ वो तमाम नेता खड़े नजर आ रहे हैं और बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से भूपेंद्र यादव से लेकर तमाम नेता, यहां एक एक नेता को आप देखिए, चाहे किरण रिजिजू हैं, ये सारे नेता यहां नजर आ रहे हैं। आपने दूसरी चीज देखी होगी, सबसे बड़ी चीज, कि पिछले 10 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी भी खड़े होते, एक नहीं बल्कि दो बार नरेंद्र मोदी यहां खड़े होते हुए नजर आए। तो 10 सालों से तो देश यही देखता आ रहा था कि मोदी कि जब मर्जी होती थी वो संसद में आते थे और जो मर्जी होती थी भाषण देकर वो चले जाते थे, और उनकी मर्जी होती थी तो विपक्ष की बात सुनते भी नहीं थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी को एक नहीं बल्कि दो बार राहुल गांधी की बात पर बोलने के लिए उठना पड़ा, और उसके बाद भी वो अपने बचाव में ऐसा कुछ नहीं बोल पाए जिससे राहुल गांधी को चुप करा सके। बीजेपी के बाकी नेताओं का भी यही हाल रहा, बल्कि अमित शाह को तो स्पीकर के सामने संरक्षण की मांग करते हुए नियमों की दुहाई भी देनी पड़ी। उधर राहुल गांधी 2 घंटे तक जमकर बोले और बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने जय संविधान से की, फिर अपने ऊपर किए गए शाब्दिक हमलों, ईडी की जांच से लेकर अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत और मणिपुर, नीट, जम्मू कश्मीर, सब पर मोदी और बीजेपी को जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने आज घेरा। पिछली बार संसद में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की तस्वीर दिखाकर बीजेपी को हिला दिया था, आप याद कीजिए। और आज जब राहुल गांधी ने शिव जी की, जी हां, भगवान महादेव शिव जी की तस्वीर दिखाई तो बीजेपी समझ ही नहीं पाई कि अब इस दांव का जवाब कैसे दें। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कुरान का भी जिक्र किया, गुरु नानक देव की अभय मुद्रा दिखाई और जीसस क्राइस्ट का संदेश भी साझा किया कि सारे धर्म डरो मत और डराओ मत का संदेश देते हैं, और कांग्रेस भी इसी अभय मुद्रा का निशान लेकर चलती है। यानी जो हाथ का निशान कांग्रेस का है उसका जिक्र राहुल गांधी अभय मुद्रा से करते हुए नजर आए। बीजेपी ने हिंदू शब्द पर राहुल को फंसाने की कोशिश कई बार की है, लेकिन यहां भी राहुल ने बता दिया कि मोदी, बीजेपी और आरएसएस का मतलब हिंदू नहीं है। आइए जरा हिंदू शब्द, और यहां से एक अलग तरह की बात जो है वो छिड़ चुकी है, एक अलग जंग में कूदने की तैयारी में बीजेपी है, लेकिन राहुल गांधी बहुत आगे निकलते हुए यहां भी दिखाई देते हैं। जरा राहुल गांधी को हिंदू मतलब क्या कुछ है यहां सुन लीजिए और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ राहुल गांधी के पिटारे से हम आप तक लेकर आए हैं, सुनिए राहुल गांधी को। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए।
अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। तो मामला यह था दोस्तों कि यहां पर राहुल गांधी बीजेपी को, आरएसएस को और नरेंद्र मोदी और उनके कुनबे को कह रहे थे, राहुल गांधी, कि आप हिंदू नहीं हो, आप अगर हिंदू समाज रहते, हिंदू रहते तो आप हिंसा की बात नहीं करते। लेकिन यहां पर पूरे हिंदू समाज का जिक्र छेड़कर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मैदान लूटने की कोशिश करते नजर आए, मगर राहुल गांधी ने यहां भी पोल पट्टी खोल कर रख दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं राहुल गांधी और अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या का जिक्र भी जब राहुल गांधी कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। आइए जरा अयोध्या के मसले पर सीधे अपने बगल में बैठे अवधेश प्रसाद का जिक्र करते हैं और अयोध्या के बारे में राहुल गांधी बताते हैं। सुनिए जरा। 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या का जिक्र, अयोध्या के जिक्र में प्रधानमंत्री बच के निकले, लेकिन उसके अलावा भी अयोध्या की बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं जिसका जिक्र आने वाले समय में हम करेंगे। लेकिन उसके अलावा जब अयोध्या से आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी ने मोदी को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके ही बयान जो थे उनको, और खासकर आप याद कीजिए कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, इस पर भी अपनी बात राहुल गांधी ने रखी। और राहुल गांधी साफ कह रहे थे कि इनका कनेक्शन परमात्मा से है और ऊपर से जहां से कोई आदेश आया उसका पालन करते हुए। और ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ने खुद कही है। जरा सुन लेते हैं। बायोलॉजिकल नहीं है नरेंद्र मोदी, उसकी पोल पट्टी कैसे खोल रहे हैं यहां राहुल गांधी। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सदस्य एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर नहीं, गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। तो सीधा अपनी बात रखते हुए और यह भी कहते हुए कि यहां मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, उन्होंने यानी नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है, उसी बात को यहां मैं रख रहा हूं। राहुल गांधी ने आज खुलकर यह ऐलान भी कर दिया कि गुजरात का जो अगला विधानसभा चुनाव है वो हम जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये जरा गुजरात के मसले पर जो चैलेंज दे रहे हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को, सीधा सीधा गुजरात का जिक्र करके, वो भी सुनिए। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार।
आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। तो लिख कर ले लो, आपको इंडिया गठबंधन इस बार गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी ने इसके साथ साथ स्पीकर ओम बिरला को भी बता दिया कि आप सदन के सबसे बड़े नेता हैं, यह सदन आपका है, आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, आपको मोदी के सामने भी झुकने की जरूरत नहीं है। और आप उस दिन, यानी जिस दिन आप इस कुर्सी पर विराजमान हो रहे थे, बैठ रहे थे, उस दिन मैं भी था, मेरे सामने आप टाइट होके खड़े होके मेरे से आपने हाथ मिलाया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी सामने आए तो आप झुककर उनसे हाथ मिला रहे थे। और यह अच्छा नहीं लगता, यह शोभा नहीं देता, क्योंकि आप इस सदन के सबसे बड़े नेता हैं, प्रमुख हैं, और आप सर्वे सर्वा हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको किसी के सामने भी नहीं झुकना चाहिए। सुनिए जरा राहुल गांधी को। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now with all respect, sir, सच है। एक मिनट प्लीज, नो प्लीज प्लीज प्लीज, बैठिए बैठिए, नो नो प्लीज बैठिए 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 प्लीज, एक प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, ओके प्लीज, नो। आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं स्पीकर सर। स्पीकर सर, आपकी बात को रिस्पेक्टफुली, बैठिए ना। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा, और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। तो यहां राहुल गांधी स्पीकर का मतलब और स्पीकर की महत्ता, ये दोनों बताते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं कि इस भारत में एक स्पीकर और दूसरे ओम बिरला, आपका दो चरित्र है, और वैसे ही मेरा भी दो चरित्र है। वो कह रहे हैं कि मैं एक राहुल गांधी हूं, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन हूं। ये तमाम बातें यहां राहुल गांधी रखते हुए राहुल गांधी ने साफ साफ बता दिया कि आप सर्वे सर्वा हैं इस सदन के, और आपके सामने हमको झुकना चाहिए, न कि आपको किसी के सामने झुकना चाहिए। ये तमाम बातें, इन सब बातों के साथ साथ राहुल गांधी महिलाओं, गरीबों, बेरोजगारों, अग्निवीर, इन तमाम मसलों पे, स्टेटहुड की बात, ये सारी बातें यहां करते हुए कि ये आजाद भारत में पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट का दर्जा छीना गया है, और वो स्टेट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दो ऐसे पार्ट है भारत के जिसको स्टेटहुड, जहां से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। बात यहां पर मणिपुर की भी आई, राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए भी बहुत सारी बातें रखी, और बहुत खरी खोटी इन्होंने अपनी बात रखते हुए सुनाई भी नरेंद्र मोदी को। और बाहर निकलते वक्त जब राहुल से पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो उल्टे उन्होंने पत्रकारों से पूछ डाला कि हमारी स्पीच कैसी थी। आइए जरा सुन लेते हैं बाहर राहुल गांधी। पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात रखा है, आपको? अच्छी लगी सर? अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू। पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी बात रखा है, आपको? अच्छी लगी सर? अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे।
तो अपनी बात यहां पर स्पीच अच्छी लगी कि नहीं लगी ये पूछ रहे थे पत्रकारों से राहुल गांधी। उसके अलावा प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रियंका गांधी से पत्रकारों ने पूछा, कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। क्या कुछ कह रही हैं बाहर निकलते वक्त प्रियंका गांधी। आज प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों राहुल गांधी का भाषण सुन रहे थे। जब एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे तो उसी सदन में ऊपर दर्शक दीर्घा में प्रियंका मौजूद थी और सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं, वो भी मौजूद थीं और तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। सुनिए जरा प्रियंका क्या कुछ कह रही हैं हिंदू धर्म पर। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। तो कह रही हैं हमारे भाई कभी हिंदू धर्म का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना भी। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज राहुल गांधी ने बार बार बीजेपी को निरुत्तर कर दिया और 10 सालों में यह पहली बार हुआ है कि सदन में राहुल राहुल के नारे की गूंज सुनाई पड़ी है। विपक्ष में बैठे इंडिया गठबंधन की यह बड़ी जीत है। और तो क्या यह कहा जा सकता है कि राहुल ने अब आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। आइए, राहुल ने छेड़ दी आर पार की लड़ाई, इसी पर चर्चा करेंगे और यहां से आगे बढ़ेंगे। आज उधर राज्यसभा में 83 साल के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरएसएस से लेकर उन तमाम मसलों को, नीट, युवा, बेरोजगारी, महंगाई, महिला, किसान, अग्निवीर, इन तमाम मामलों को उधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी छेड़ा था, उठाया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे अपनी बात रखेंगे लोकसभा में, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है सत्ता पक्ष में। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिल रहे हैं तो कभी अमित शाह और सदन में स्पीकर ओम बिरला मिल रहे हैं तो कभी अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है। यह सब लगातार चल रहा है और कल सुबह 9:30 बजे एनडीए के जो घटक दल हैं उन सब के साथ बीजेपी की बैठक है, प्रधानमंत्री की बैठक है। यानी राहुल गांधी ने एक जो आर पार की लड़ाई छेड़ी है, वो लड़ाई, उसकी गूंज बहुत दूर तक जा चुकी है और इसी पर चर्चा करेंगे कि यहां से क्या कुछ आगे दिखता है। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। शकील अख्तर जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। सदन में हो हंगामा सब चल रहा था, आप मौजूद थे वहां पे, कैसा माहौल था शकील जी? आपसे बेहतर कौन बता सकता है? आप पत्रकार दीर्घा से, प्रेस गैलरी से इन तमाम घटनाक्रमों पर नजर गड़ाए हुए थे, देख रहे थे। जरा आपसे समझूं क्या कुछ चल रहा था सदन के अंदर, क्या कुछ चल रहा था सदन से बाहर निकलने के बाद, जब राहुल गांधी बाहर निकले हैं तब, जरा वो बताइए। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और एक बार फिर से स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। शकील जी, ओवर टू यू। देखिए, 10 साल में आज पहली बार सदन के अंदर मोदी जी इतने बेबस दिखे, निरुपाय। उनका चेहरा उतरा हुआ था और उनके बचाव के लिए सत्ता पक्ष में से कोई नहीं था। आज मोदी जी को महसूस हो रहा था कि उन्होंने जिस तरह से सीनियर नेताओं को अलग थलग किया है, संसदीय मामलों के जानकारों को अलग थलग किया है और सिर्फ अपनी मनमर्जी की टीम बनाई है, वो बचाव नहीं कर सकती। राहुल आज फुल फॉर्म में थे, जिसे कहते हैं एक स्टेट्समैन की तरह, जो कभी दार्शनिक हो जाते थे, कभी गरीब की बात करते थे, कभी मजदूर और किसान की बात करते थे, कभी मणिपुर पे जाते थे और अपनी जो कंटिन्यूटी थी वो कभी उन्होंने टूटने नहीं दी। और इतने आक्रमण के बाद जो बीजेपी ने करे, प्रधानमंत्री सहित 2 बार प्रधानमंत्री उठे, कभी नहीं देखा हमने। आमतौर पे तो प्रधानमंत्री जी सदन में बैठते नहीं हैं, बैठते हैं तो कभी बोलते नहीं हैं,
और 2 घंटे राहुल का भाषण सुनना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो लगातार बैठे रहे। जो फ्रंट बेंच होती है उस पे मोदी जी, उनके बाद राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और गडकरी जी, चारों बैठे थे। गडकरी जी नहीं उठे एक बार भी, मगर 2 बार मोदी जी उठे, 2 बार राजनाथ सिंह जी उठे और 3 बार अमित शाह जी उठे, मगर वो कोई भी राहुल की किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। राहुल ने आज जो सबसे जबरदस्त बात कही, जिसे कहते हैं नहले पे दहला या कहते हैं लाजवाब कर देना, वो स्पीकर ओम बिरला जी को जवाब देते हुए कही। बाकी बातें तो अपने फ्लो में कह रहे थे, अच्छी कह रहे थे, मगर एक बार जब ओम बिरला जी ने यह कहा कि हमारे संस्कार हैं, हमारी सभ्यता है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने हाउस जीत लिया या उनका तर्क जो है वो मान लिया गया। दरअसल हुआ यह कि राहुल ने यह बताया था, राहुल ये बता रहे थे कि जब मैं और प्रधानमंत्री जी आपको लेके गए और हम दोनों ने आपसे हाथ मिलाया, तो आपने प्रधानमंत्री जी के सामने झुके और मेरे सामने आप जैसे खड़े होते हैं वैसे खड़े रहे। ये अच्छी बात नहीं है। इस पे तुरंत इंटरफियर किया गृह मंत्री ने। गृह मंत्री ने इसको सदन का अपमान बताया, इसको स्पीकर का अपमान बताया और स्पीकर पर आरोप बताया। ओम बिरला जी तब तक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर ओम बिरला जी ने अपने बात कही। बात उन्होंने अच्छी तरह रखी ओम बिरला जी ने अपनी। उन्होंने कहा कि वो बड़े हैं और हमें ये सिखाया गया है, हमारे संस्कार हैं, तो मैं उनके सामने झुका और जो बराबरी वाला होता है या छोटा होता है उससे इस तरह मिलते हैं। लेकिन राहुल ने इसका जो जवाब दिया है वो सबसे गजब था। राहुल ने कहा यहां उम्र से बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, ये सदन जो है स्पीकर का होता है। और ये बात हम बहुत दिनों से लिख रहे थे जब से शुरू हुआ है और बोले भी हैं कि सदन या पूरी लोकसभा या संसद, इसका जो पूरा संचालन होता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहां उपराष्ट्रपति भी होते हैं, मगर उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं होती जो लोकसभा अध्यक्ष के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है। तो लोकसभा अध्यक्ष यहां सर्वोपरि होता है। जब वो आता है सदन में तो सब उठ के खड़े होते हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री भी। प्रधानमंत्री के आने पे उनकी पार्टी के लोग खड़े होना चाहते हैं, होते हैं, लेकिन ये नहीं कि विपक्ष खड़ा होता हो या एलओपी आता है तो कोई खड़ा होता हो। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के आने पर ही सब खड़े होते हैं। तो राहुल ने कहा कि श्रीमान जी, यहां पे प्रधानमंत्री और बाकी सारे सदस्य बराबर हैं, आप ही सबसे ऊपर हैं, आपका पद, आपकी गरिमा, आपकी डिग्निटी सबसे ऊपर है और इसलिए उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री के सामने यहां झुकने की जरूरत नहीं है जी। और इसका जवाब फिर बाद में ओम बिरला जी नहीं दे पाए, नहीं दिया, कोई जवाब था भी नहीं इसका, क्योंकि बहुत ही तथ्यात्मक बात थी ये कि स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता है और इसमें उम्र का और इन सब चीजों का लिहाज घर पे होगा, बाहर होगा, यहां नहीं हो सकता। तो आज का दिन जो है निश्चित ही रूप से राहुल का था। वो जब खड़े हुए भाषण देने के लिए तो उन्हें हूट करने के लिए बीजेपी ने खड़े होते ही भारत माता की जय के नारे लगाए और मोदी मोदी चिल्लाने लगे। राहुल ने पीछे मुड़ के कहा संविधान की कॉपी है, और पिछली बेंच से उन्हें संविधान की कॉपी मिली और उसे लेते उन्होंने संविधान की जय के साथ अपनी बात शुरू करी। और आश्चर्यजनक रूप से उसके बाद सारा सत्ता पक्ष खामोश हो गया। देखिए होता क्या है कि माहौल बनाने से माहौल बनता है। अब राहुल ने माहौल बना लिया है अपना, और जब राहुल ने माहौल बना लिया है तो कोई भी सत्ता पक्ष में से ऐसा नहीं था जो उनकी किसी बात का जवाब दे सकता। 3 मंत्री तो हमने आपको गिनाया, खुद प्रधानमंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, उसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान और बहुत सारे लोग कई बार खड़े हुए, निशिकांत दुबे, बहुत सारे लोग खड़े हुए, कई बार जवाब देने की कोशिश करी। और आश्चर्यजनक यह है कि माहौल इस तरह बना, राहुल का जलवा इस तरह कायम हुआ कि पहली बार अध्यक्ष को कई बार सत्ता पक्ष के लोगों को चुप कराने के लिए कहना पड़ा कि चुप हो जाइए। विपक्ष से तो हमेशा ही कहते हैं वो, लेकिन आज उन्होंने सत्ता पक्ष से भी कहा कि आप चुप हो जाइए। क्यों? आज राहुल फॉर्म में थे। आज पूरा माहौल, पूरा सदन जो था वो राहुल का था। और जो ये बात है तो हम बड़े साफ कर दें इसको
क्योंकि हम वहां थे। राहुल ने सत्ता पक्ष की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि आप हिंदू हो ही नहीं। वो उन्होंने स्पष्ट रूप से बीजेपी के लिए कहा था, बीजेपी का ठेका नहीं है, आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल जी आज शिव जी की एक नहीं, एक से ज्यादा तस्वीर लेके आए थे। एक बार जब अध्यक्ष ने आपत्ति करी तो उन्होंने कि आप इसको टेबल पे इस तरह रख रहे हैं, तो उन्होंने कहा रख दूं, लीजिए आपके आसन पे रख दी मैंने ले जाके। तो वहां गए वो और वहां रखे आए उसको। उसके बाद फिर उन्होंने एक और निकाल ली। और मतलब एक चतुर राजनेता की तरह, एक जिस तरह संसदीय मामलों का जानकार बोलता है, सीनियर आदमी बोलता है, जिस तरह के लोगों को हम सुनते रहे, राहुल ने उसी तरह बहुत देख के सोच समझ के अपना भाषण दिया। वो सामने स्क्रीन को भी देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही शिव जी का चित्र उठाया और कहा देखिए वो गायब कर दिया, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे सामने भी स्क्रीन लगी थी, वो स्क्रीन से हटा दिया गया था। और फिर जब राहुल ने कहा तो कैमरे को स्क्रीन पे उसको लाना पड़ा। और राहुल ने कहा कि आप तो खाली ये बता दीजिए शिव जी की तस्वीर दिखा सकते हैं कि नहीं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था जी। राहुल ने 2-3 बार कहा कि मुझे बता दीजिए कि शिव जी की तस्वीर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। तो आज का दिन बहुत बड़ा था और उसमें जो है कि सबके सब खुद वो लोग डिरेल हो गए जब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा होता है, प्रधानमंत्री का सबको सम्मान करना चाहिए, और राहुल ने कहा मैं सम्मान करता हूं। तो ये बात आसपास के लोग कह रहे थे कि इसी सदन में एक प्रधानमंत्री पहले भी हुए हैं, मनमोहन सिंह, और उनके लिए नारे लगे थे चोर है चोर है चोर है। यहां तो राहुल ने प्रधानमंत्री का अपमान कोई किया ही नहीं। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री जी ने बोला है, मैं वही दोहरा रहा हूं। और एक बात जो है राहुल जैसे आदमी के बड़े पक्ष में जाती है हमेशा, दूसरे नेता थोड़ा सा अति करने के चक्कर में कुछ तथ्यों से भटक जाते हैं, या जो होता है कोट अनकोट में उससे अलग चले जाते हैं। राहुल जैसे लोग उसके बाहर नहीं जाते। राहुल को अगर कोई सिखाए भी समझाए भी कि ये बोल दो, तो राहुल कभी नहीं बोलेंगे। जो है राहुल वही बोलते हैं। तो आज निश्चित ही रूप से राहुल का दिन था। और आपने जो बाहर का पूछा है, तो राहुल उसमें भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। राहुल उल्टा जो है पत्रकारों से पूछ रहे थे, ठीक बोला ना, सही बोला मैंने? किसी के पास जवाब नहीं था। और जाहिर है कि आज जहां हम बैठे थे वहां पे अब एक नई चलन शुरू कर दिया है कि वहां राज्यसभा सांसदों को भी बिठाया जाने लगा है। कभी नहीं बैठते थे, सिक्योरिटी तो आने ही लगी है। अब राज्यसभा सांसद भी बैठे हुए थे, बहुत सारे, जगह की बहुत भारी तंगी थी, मगर खैर चलो वो अलग मुद्दा है। तो वो राज्यसभा के सारे सांसद भी सब पुरानी यादें कर रहे थे। पत्रकारों को तो आप खामोश करवा सकते हैं कि चुप रहो भाई, सुनना है, काम करना है, नोट करना है। माननीय सांसदों को तो कौन चुप कराएगा? तो खैर वो बोल रहे थे, और बोलने में वो राहुल के पक्ष की ज्यादा बात कर रहे थे सब लोग कि भाई आज तो दिल जीत लिया इसने यार, बहुत ही गजब बोल रहा है। तो अपनी जो लैंग्वेज होती जी सारी बातें आप बता रहे हैं, तो एक बात ये भी बता दीजिए कि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि यहाँ बीजेपी में ही कई लोग हैं, और बीजेपी के तरफ जब इन्होंने बात की तो सब चुप हो गए। बोले देख लीजिए कि आपका सपोर्ट करने वाला भी यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है। हमने कहा ना आज बहुत ही स्मार्ट और इसे कहते हैं चतुर नेता की तरह आज का भाषण दिया उन्होंने। बीजेपी में भी इस पे बड़े लोग हंसे हैं, बड़े खुश हुए हैं, जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में बीजेपी के अंदर फूट डालने की पूरी कोशिश करी। और उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जब सुबह में आ रहा था तो राजनाथ सिंह नमस्कार कर रहे थे मुझको। और राजनाथ जैसे ही उन्होंने कहा, हर तरफ से आवाजें लगी कि राजनाथ सिंह की नौकरी खाएंगे राहुल आज। तो राजनाथ सिंह खामोश थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि राजनाथ सिंह जी हैं, गडकरी जी हैं, अच्छे आदमी हैं, मैंने इन्हें भी डरा रखा है, ये भी नहीं बोल सकते हैं, वैसे मिल जाते हैं तो नमस्कार भी हो जाती है, आपके सामने तो बोल नहीं पाते हैं ये लोग। राहुल ने खुल के ये बात बोली, और इसका जवाब मोदी जी या कोई होते हम जैसे बताते हैं। अब इस टाइम सबको याद आ रही थी अरुण जेटली की, सुषमा स्वराज की, या जो अभी है रविशंकर प्रसाद पीछे बैठे हुए थे, उनकी सीट काफी पीछे हुई है रविशंकर की। रविशंकर भी स्मार्ट है, रविशंकर बहुत गुस्से में बोलते हैं, वो सब अलग मुद्दे हैं सारे के सारे, लोगों को उनसे होती है। लेकिन रविशंकर जो है अकल से बोलते हैं, समझदारी से बोलते हैं, उनको मालूम होता है कब बोलना है, कहां बोलना है, क्या बोलना है। एक आध बार उन्होंने कोशिश करी, मगर अब रविशंकर को कौन सुनता है आजकल? जब प्रधानमंत्री आपको आगे नहीं बढ़ाते, कोई सुनता नहीं है। अब शिवराज सिंह चौहान क्या बोलेंगे, राजनाथ सिंह जी क्या बोलेंगे,
और जैसा कि आप बता रहे थे, एक बार नहीं 2-3 बार अमित शाह जी ने स्पीकर से संरक्षण मांगा। स्पीकर जी, लोग पूछ रहे थे कि क्या मतलब हुआ है, अमित शाह जी ये क्यों कह रहे हैं। तो हम जितना धीरे से बता सकते थे, ज्यादा बोलना वहां अच्छा नहीं लगता है, कि भाई ये स्पीकर जी से कह रहे हैं कुछ करो राहुल का, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, आप ही करो इसका इलाज। वो बार बार कहते थे क्या बोल रहे हैं ये। तो राहुल के खिलाफ बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही थी और वो चाह रही थी कि स्पीकर के थ्रू राहुल को दबाया जाए। लेकिन वो हमने कहा ना कि माहौल बनाने से माहौल बनता है। आज राहुल ने माहौल बना दिया जी, जो देसी शब्द हमारे यहाँ कहा जाता है, भोकाल बना दिया। तो स्पीकर भी आज, कई बार स्पीकर ने बोला, लेकिन स्पीकर उस तरह से बात नहीं कर पाए। 1-2 बार उन्होंने बोला कि बहुत सीरियस नोट लूंगा, लेकिन राहुल उनके कहने से बैठ भी जाते थे। फिर जब वो कहते थे तो उठ के अपनी बात भी कहते थे। तो ये अध्यक्ष के भी समझ में आता है, बाकी लोगों के भी समझ में आता है कि राहुल नियमों को कितना मानते हैं। बाकी कोई विपक्ष का नेता इतना बीच में बैठता नहीं है जी। हमने बहुत सारे विपक्ष के नेता देखे, लेकिन राहुल विपक्ष के नेता के तौर पर अध्यक्ष एक बार इशारा कर देते थे, वो बैठ जाते थे और फिर अपनी बात कहते थे। लेकिन आज उनकी बात में जो एक सबसे खास बात थी कि उन्होंने एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी जो शुरू करा था अपना भाषण, वो लास्ट तक बनाए रखा। और उसी का परिणाम ये हुआ कि लास्ट में जब 2 घंटे बाद वो बैठे तो पूरे सदन में राहुल 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 के नारे गूंजने लगे। और ये हमने पहली बार सदन के अंदर देखा कि राहुल राहुल के नारे गूंज रहे हैं। नहीं तो 10 साल तक सिर्फ मोदी मोदी के ही नारे गूंजते रहे। तो ये राहुल की आज बहुत बड़ी जीत है। और मोदी जी के चेहरे से ये साफ दिख रहा था। इस बॉडी लैंग्वेज की बातें मनमोहन सिंह के टाइम में हमारे दोस्त मीडिया बहुत सारे करते थे। आज वो बॉडी लैंग्वेज को लिखेंगे कि नहीं, बताएंगे कि नहीं, हमें नहीं मालूम, पर आज की बॉडी लैंग्वेज साफ कह रही थी कि मोदी जी जो है वो हताश दिख रहे थे और राहुल जो है एक जीत की खुशी में दिख रहे थे। इसीलिए बाहर आके उन्होंने उसी मजे में मजे में आ जाता है आदमी। मजे में पत्रकार पूछ रहे थे, हाँ भाई बोलो, कोई जवाब नहीं दे रहे थे उनका, तुम बताओ कि मैंने कैसा बोला। जी 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 बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल जी। बिल्कुल दोबारा आता हूं शकील जी, और बहुत सारी बातें अभी आपसे सुननी है क्योंकि आप सदन में थे। और सबसे बड़ी बात आप जो बता रहे हैं कि पत्रकारों की जो गैलरी है वहां राज्यसभा के सांसद बैठे हुए थे और यानी भीड़ इतनी थी, खचाखच भरा हुआ पूरा का पूरा सदन। और उस सदन में राहुल ने आज बाजी मार ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 10 साल में पहली बार अपने 11वें साल में उठकर खड़ा होना पड़ा। और एक नहीं बल्कि 2-2 बार खड़े होकर हस्तक्षेप करना पड़ा। और उधर वो संरक्षण मांग रहे थे अमित शाह। उसके बाद अमित शाह निकल कर गए हैं, जब कार्यवाही स्थगित हुई है तो गए हैं और ओम बिरला से मुलाकात की है। मुलाकातों का दौर चल रहा है और सब इस खोज में लगे हुए हैं कि आखिर इसका जवाब कैसे दिया जाए। सुनने में यह भी आ रहा है कि कल सुबह जब एनडीए की बैठक होगी तो नीट पर भी इन लोगों की चर्चा होनी है। यानी कहीं ना कहीं विपक्ष ने और राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ लिया है जहां से नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। प्रशांत जी, आप क्या कुछ कहेंगे और यहां से आगे की गतिविधियां क्या कुछ दिखाई देती हैं? जो संसद में हुआ है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सदनों में आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर बुलडोजर चला दिया। और दोनों ने अलग अलग सदनों में आरएसएस के ऊपर आज सबसे बड़ा संसद के अंदर जो आइडियोलॉजिकल हमला हुआ है वो आज राहुल गांधी ने किया। उनके भाषण में सब कुछ आया, मणिपुर, किसान, नीट, महिलाएं, अल्पसंख्यक, सब कुछ आया। लेकिन उनके कोर में, भाषण के केंद्र में हमेशा से ही रहा कि आरएसएस और बीजेपी पे वैचारिक हमला करना है। और उन्होंने 2 चीजें बहुत बढ़िया वहां पे कही। एक, उन्होंने कहा कि हिंदू का मतलब नफरत नहीं है, नफरत करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। और दूसरा, उन्होंने जो कहा नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के बाद कि आप हिंदू नहीं हैं और आप बीजेपी और आरएसएस की ठेकेदारी नहीं हिंदू धर्म की। इन 2 बातों में आरएसएस और बीजेपी को वैचारिक रूप से आज डिमोलिश कर दिया राहुल गांधी ने। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ बीजेपी के जो
मिनिस्टर्स हैं या एमपी हैं, वो सोशल मीडिया पे राहुल गांधी का एक ट्वीट चला रहे हैं, वो वीडियो चला रहे हैं। उस वीडियो से मतलब सोशल मीडिया में सभी कुछ शेयर हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हिंदू धर्म का कोई भी धर्माचार्य, कोई भी शंकराचार्य, कोई भी मठाधीश, कोई भी जिसको हिंदू धर्म की जानकारी है, जो इसका विद्वान है, वो राहुल की बात से असहमत होगा कि हिंदू धर्म का मतलब हिंसा नहीं है। तो जो मोदी साहब वहां कहने को खड़े हुए थे, उनको जवाब थोड़ा रोकना चाहूंगा। पवन खेड़ा इस वक्त कांग्रेस पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा जल्दी से चलते हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है। जरूर यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी पे ही, इस भाषण पे ही चर्चा हो रही होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा कर रहे हैं। जल्दी से चलते उधर, सुनते हैं क्या कुछ हो रहा है वहां पे। नहीं सीख पाई। आज भी राहुल गांधी का भाषण शुरू होते ही 10 मिनट में आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई। कैसे उनके भाषण को तोड़ना मरोड़ना है, कैसे स्पिन देना है, कैसे ट्विस्ट करना है, सबक नहीं सीखा। ऊपर वाले ने जब आपको सब कुछ दिया तब भी नहीं सीखा आपने, अब जब ऊपर वाला सब कुछ छीन रहा है आपसे, आप तब भी नहीं सीख रहे, आप अभी भी वही हैं। अच्छा लगा आज देखकर कि प्रधानमंत्री सदन में थे, और अच्छा लगा ये देख के कि प्रधानमंत्री को अपने आप को तकलीफ देते हुए 2 बार उठना पड़ा, और अच्छा लगा ये देख के कि उन्हें राहुल जी को जवाब भी देना पड़ा। कुछ बदलाव तो आ रहा है, अभी बहुत कुछ बदलेगा। हिंदू धर्म के ये ठेकेदार बनते हैं। साथियों, गंगा कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है, इसके उत्तर में हिंदू धर्म की पूरी परिभाषा छुपी है। क्या गंगा गंगोत्री से शुरू होती है या आसमान से शुरू होती है और समुद्र में जाकर और फिर से आसमान में चली जाती है? यह है हिंदू विचार। उसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। उस विचार के ये बौने लोग ठेकेदार बनेंगे। इतने बड़े विचार को ये बौने उस विचार पे कब्जा करके उसको अपनी ही साइज का बना देंगे, इतने बड़े विचार को बौना बनाने की कोशिश करेंगे और हम होने देंगे? हम अब तक तो सोचते थे कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ने निकले हैं। हम अब तक ये सोचते थे कि हम एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ने निकले हैं। हम सोचते थे कि हम देश की जो 75 साल से जो लोकतंत्र चल रहा है उसको बचाने की लड़ाई लड़ने निकले हैं। लेकिन पिछले 10 साल में हम समझ गए, माफ कीजिएगा, इस बहुत ही विशाल विचार जिसको हम हिंदू विचार कहते हैं, धर्म से बहुत ऊपर है, उसको भी, उसकी छवि को भी बचाने का काम हम सबको करना होगा। नहीं तो ये बौने अपने कद का सब कुछ बना देंगे। इस माटी की ऊर्जा को ये समझते हैं। जिस माटी ने बाबा फरीद, बाबा गुरुदेव नानक, कबीरदास, तुलसीदास, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ऐसे ऐसे संत जिस माटी ने पैदा किए हों, उस माटी को आकर ये लोग परिभाषित करेंगे और अपनी बौनी परिभाषाओं में उतारेंगे और हम होने देंगे। पिछले 10 साल में आपने जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं उनके जवाब देने से आप बचते रहे। कभी देशभक्ति के पीछे छिपकर, कभी देश की वीर बहादुर सेना के पीछे छिपकर, कभी धर्म के पीछे छिपकर। इस चुनाव में आपको जवाब मिल गया जनता से कि माफ कीजिएगा, नीट पे जवाब देना पड़ेगा, महंगाई पे जवाब देना पड़ेगा, पेट्रोल के दामों पे जवाब देना पड़ेगा। लोकतंत्र में तानाशाह को झुकना पड़ता है, कोई तानाशाही नहीं चलती। यह संदेश इस चुनाव का है। नरेंद्र मोदी जी, दोनों कान खोलकर अच्छी तरह सुन लीजिए, अभी भी समय है। 10 साल आपने कारोबार चला लिया, अब नहीं चलेगा यह कारोबार। हम चलने नहीं देंगे यह कारोबार।
कि आपने भाषणों को तोड़ मरोड़ के अपनी दुकान चला ली। ये देश, इस देश का हिंदू, इस देश का नौजवान, इस देश का विपक्ष, इस देश का मीडिया ये नहीं होने देगा। ये 10 साल से मैं सुनता हूं, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, मैं हिंदू जगाने निकला हूं। हिंदू जाग चुका है नरेंद्र मोदी जी, अयोध्या में जागा और वाराणसी में आपके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। जैसे राहुल जी ने आज कहा, बच के निकले। अब आप झूठ नहीं बेच पाएंगे। अब आप अपनी छद्म राष्ट्रभक्ति और अपने छद्म हिंदुत्व के पीछे आप नहीं छुप पाएंगे। ये देश आपको छिपने नहीं देगा। सामने आइए, नीट पे जवाब दीजिए। सामने आइए, अग्निवीरों को जवाब दीजिए। सामने आइए, महिलाओं को जवाब दीजिए। सामने आइए, किसानों को जवाब दीजिए। सामने आइए, इस देश को जवाब दीजिए। 2/3 हिंदुओं ने आपके खिलाफ वोट दिया है, भूलिएगा मत। सेंसस तो आपने कराया नहीं, लेकिन 111 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, और आपको कितना वोट मिला आप जानते हैं। 2/3 हिंदुओं ने भी आपके खिलाफ वोट दिया, तो क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, वो हिंदू हैं। वो जानते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। जैसा राहुल जी ने कहा, मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे साथी से कि वो वीडियो दिखाइए, क्योंकि वो वीडियो, ये जो 2 वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आने वाली पीढ़ियां राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद कहेंगी, क्योंकि ये वीडियो आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि एक ऐसा नेता था, एक ऐसी पार्टी थी, एक ऐसा विपक्ष था जिसने इन लोगों को, इन बौनों को एक विशाल विचार को छोटा करने से रोका। लगाइए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। दूसरा वाला भी सुनाइए। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। ये देश हो गया। आपने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रयास किया उठकर कुछ बोलने का, और जब राहुल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू समाज नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज नहीं है, ये ठेकेदार नहीं है, और हम ठेकेदारी प्रथा तो नहीं चलने देंगे अपने धर्म पे। आपने देखा उसके बाद नरेंद्र मोदी का मुंह बंद हो गया। और अब मैं फिर से दोहराता हूं, प्रधानमंत्री जी आपको यह समझ लेना चाहिए कि खुदा कभी कभी ऐसा जवाल देता है, उरूस तो देता है पर दिलों से निकाल देता है। अब आप लोगों के दिलों से निकल चुके हो, अभी भी समय है। नीट पर जवाब दीजिए, असली मुद्दों पर आइए,
जो मुद्दे लोगों को परेशान कर रहे हैं उन मुद्दों से आप बच नहीं सकते। धर्म के पीछे छिपने की आपने कोशिश की, अयोध्या में जवाब मिला, वाराणसी में अभी आधा जवाब मिला है, पूरा मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन अब आपको मुद्दों से बचकर हम नहीं भागने देंगे आपके सवाल। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर कांग्रेस ने और खासकर यहां पवन खेड़ा ने जो 2 वीडियो दिखाए हैं बहुत महत्वपूर्ण, उसमें से एक वीडियो हमने आपको पहले दिखाया था शुरुआत में अपनी प्रस्तावना में, और दूसरे वीडियो को भी आपने देखा। हिंदू समाज की बात यहां न करते हुए बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, इन सब की बात यहां कहते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये हिंदू हो ही नहीं सकते जो हिंसा की बात करते हो, नफरत की बात करते हो। हिंदू जो है वो प्रेम, सद्भाव और अहिंसा की बात करता है। ये तमाम बातें रखते हुए वहां आज राहुल गांधी सुनाई पड़ रहे थे, और यहीं से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने यह बता दिया कि धर्म के नाम की ठेकेदारी जो आप करते आए हैं वो नहीं चलने वाली। अब यहां से आपको आगे निकलना होगा, और यही बात अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अब बहुत कुछ आपने 10 साल कर लिया, अब वो नहीं चलने वाला। आप नीट की बात कीजिए, आप युवाओं की बात कीजिए, अग्निवीरों की बात कीजिए, इन सब मुद्दों पर अब आप घिरेंगे। ये सारी बातें कांग्रेस फिर से अभी कह रही है। जल्दी से प्रशांत टंडन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। आप सबकी प्रतिक्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रशांत जी। बहुत संक्षेप में देखिए राजीव जी, राहुल गांधी ने आज लोकसभा में ब्रांड मोदी पर बुलडोजर चला दिया और बुरी तरीके से ब्रांड मोदी ध्वस्त हो गए। देखिए, आरएसएस की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ नफरत पे ही आधारित है, और अब यहां से राजीव जी बाहर, संसद के बाहर एक नई डिबेट चालू होगी आरएसएस और हिंदू समाज और हिंसा और अहिंसा के बीच में। इसके मद्देनजर अब राहुल गांधी ने वो काम किया है जो वास्तव में संसद और राजनीति के बाहर समाज सुधारकों को करना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। वो राहुल गांधी ने आज पार्लियामेंट में किया है कि हिंदू समाज क्या है उसको दस्तावेज कर दिया आज पार्लियामेंट की स्पीच के जरिए। और मैं आपको बता दूं कि आरएसएस को अगले 48 घंटे के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हमला आरएसएस की वैचारिक विचारधारा पे है। नरेंद्र मोदी तो आज है, कल नहीं रहेंगे। आरएसएस को चिंता होगी क्योंकि अगले साल वो 100 साल का जश्न मनाएंगे और उनकी विचारधारा पे सबसे बड़ा हमला हो चुका है। दूसरी बात, अभी आप देखिएगा कि इस पे संसद के बाहर जो हिंदू धर्म के वास्तविक जो धर्माचार्य हैं या विद्वान लोग हैं वो बोलना शुरू करेंगे। अब ये बहस यहाँ से आगे जाने वाली है जी। और ये वैचारिक जो सबसे बड़ा हमला आज राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी और आरएसएस पे कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस, और राहुल गांधी के साथ साथ उधर उच्च सदन में यानी राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आरएसएस पर सीधा हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन राहुल गांधी ने यहां मैदान मार लिया, और यहां से आगे क्या कुछ दिखाई देता है, जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास भी आना चाहता हूं। अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ली, राहुल गांधी के भाषण को आपने सुन लिया, और एक नहीं कई नेताओं को खड़े होकर डिफेंड करते हुए आपने देखा। लेकिन डिफेंसिव मोड में पहली दफा आप भी देख रहे होंगे यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर आए। क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद राजीव जी। मैं अपना समय राहुल गांधी को देता हूं और आप उन्हीं का भाषण सुनाइए हम अपने श्रोताओं दर्शकों को जी। और आज किसी के लिए पास बोलने का समय नहीं है, ना अवसर है। जो राहुल गांधी ने आज कहा है उसको सुना देना ही अपनी सबसे बड़ी व्याख्या है। बिल्कुल, अब इतना शानदार बोला राहुल गांधी ने, और बीजेपी कहते हैं ना कि एकदम चित्रे उड़ा देना, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि मैं अपना पूरा समय राहुल गांधी को दे रहा हूं और आप उन्हीं के भाषणों को सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, और सभी हमारे दर्शकों श्रोताओं की भी रुचि से बहुत होगी। इस कदर पिछले 10 वर्षों में कि पिछले 10 वर्षों में विपक्ष की ओर से जो भाषण दिया गया, ये इस तरह का भाषण कभी नहीं हुआ।
राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक गतिविधियों से जो राजनीति सीखी और अपनी बात कहने का जो सलीका उन्होंने सीखा, उसका जबरदस्त उदाहरण था। सरकार के पास कोई जवाब नहीं। कौन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने कहा मतलब 2-2 बार खड़े होकर के बोले, और आपकी जो टेक्निकल टीम होगी, आप उनसे कहिए कि केवल प्रधानमंत्री जी के चेहरे के भाव दिखा दे अब स्क्रीन पर। भाषण के दौरान उनके चेहरे के भाव क्या क्या थे, एक तरफ राहुल गांधी को आप बोलते हुए दिखा दीजिए और दूसरी तरफ सम्मानित प्रधानमंत्री जी के चेहरे के भाव दिखा दीजिए। उसके बाद आप जब सम्मानित गृह मंत्री जी बोल रहे हैं तो उनके चेहरे के भाव आज दिखा दीजिए आप। अभी आपने दिखा दिया, अभी आप देख लीजिए क्या स्थिति है जी। और अलग अलग शेड्स दिखा दीजिए। कहीं किसी को अब आज उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। विपक्ष का नेता कैसा होना चाहिए, विपक्ष को किस तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप जब जनता से जुड़े हुए सवालों पर अपनी बात खड़ी करते हैं और सरकार बैकफुट पर होती है। आज ये अनुराग ठाकुर के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी, क्या बोले वो। और आज हम आप जो चर्चा कर रहे हैं, आप एक्स पर देख लीजिए, 300,000 से ज्यादा ट्वीट, सबसे बड़ा ट्रेंड आज हो रहा है राहुल गांधी का। 3-4 लोग ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी सबसे ऊपर हैं, मोदी जी भी हैं, एक ग्रुप है जो राहुल खान के नाम से ट्रेंड करा रहा है। कोई मैच नहीं है। 300,000 से अधिक पोस्ट जो है वो राहुल गांधी के नाम पर, और 46,000 से अधिक सम्मानित नरेंद्र मोदी जी के नाम से जो पोस्ट हो रहे हैं वो आ रहे हैं, और केवल 5,000 वोट ट्विटर हैंडल चल रहा है, वह ट्रेंड कर रहा है जो राहुल खान के नाम से लाया जा रहा है। यह 3 उदाहरण, यह तीन साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, जिसमें हमारा आपका या किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये बताता है कि देश किसको सुनना चाह रहा है और राहुल गांधी ने आज क्या बोला है। आपके कहने से हो जाएगा। आज एक लाइन, सब लोग, नितिन गडकरी जी का भी मैंने ट्वीट पढ़ा, अनुराग ठाकुर का, मैं सब ने एक बार कि पूरे हिंदू समाज को राहुल गांधी ने क्या कह दिया। हिंदू, आप पूरी बात बताओ ना। जो एक बहुत अच्छी खासी टेक्निक लोगों ने सीखी है कि जो वीडियो हो उसको आगे पीछे काट करके केवल उतनी बात को प्रचारित करना, वो दौर नहीं है अब जी। अब लोग ये जानने क्या प्रयास करने लगे हैं कि आखिर वास्तविकता क्या है। चाहे मणिपुर का मसला हो, चाहे नीट का मसला हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे अग्निवीर का सवाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, कोई ऐसा विषय नहीं रहा जिसको राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से न उठाया। और आज स्थिति की पूरे सत्तारूढ़ दल के पास इसका कोई जवाब नहीं। और यह बता रहा हूं, यह अपने आप में यह बयान बहुत बड़ा बयान है कि आप नोट कर लीजिए, इंडिया दल समूह गुजरात में भी आपको हराएगा। यह राजनीति कहां जा रही है, किस तरफ ले जाई जा रही है, और जनता का विश्वास किस तरीके से इंडिया दल समूह राहुल गांधी एक नेता के रूप में हासिल कर रहे हैं, इस बात का प्रमाण है। और केवल माने आप सोच सकते थे कि कभी पिछले 10 सालों में दृश्य दिखाई पड़ा, किसी को बोलने को देता था कि आज किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी ने लोगों के सामने आने वाले दिनों के लिए भी जो राजनीतिक एजेंडा है वो साफ कर दिया, अपनी कार्यशैली साफ कर दी, इंडिया दल समूह की एकता को लेकर के एक तस्वीर लोगों के सामने रख दी। और उस बात को आप याद, राहुल गांधी के बाद जब महुआ मोइत्रा बोलने के लिए खड़ी हुई है, उनकी बात को भी आप राहुल गांधी के साथ जोड़ लीजिए। महुआ मोइत्रा ने भी जो बातें कही और राहुल गांधी को लेकर कही कि हमारा नेता है, एलओपी इज आवर लीडर। सवाल केवल इस बात यह है कि अगर आप जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे। किसानों की बात अब तो बोल रहे थे कृषि मंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, क्या बोल पाए। राहुल गांधी की इस बात का जवाब किसके पास है कि 700 किसानों ने बलिदान दिया है। राहुल गांधी की इस बात का जवाब किसके पास है कि 1 साल से अधिक समय तक किसान आंदोलन करते रहे और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। कैसे बोल पाएंगे आप। आपका जो पूरा का पूरा नैरेटिव था, उस पूरे नैरेटिव को राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। आप कहते हैं, आपने कहा कि अब फोटो आप नहीं दिखा सकते, आप कहीं किसी चीज की फोटो नहीं दिखा सकते।
आप कह के देखिए नहीं नहीं साहब हम इसको अभिलेख से हटा देंगे, कार्रवाई में नहीं जाएगा, कह के देख लीजिए आप। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लिया, उसको कार्रवाई से हटा के दिखा दीजिए कि नहीं नहीं साहब आप नाम नहीं ले सकते। राजनीतिक भाषण, मुद्दों पर केंद्रित, जनता से जुड़े हुए सवाल, सरकार के कामकाज के पर उठाए गए जो सवाल, सब कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और राहुल गांधी ने आज ये साबित कर दिया कि जो विपक्ष के नेता के रूप में उनका चयन है, जिस तरीके से लोगों ने माना है, वो एक बहुत ही सही निर्णय था। और राहुल गांधी ने, मेरे जैसे व्यक्ति को आशंका थी कि वो राहुल अपना पद स्वीकार नहीं करेंगे, जो उनके काम करने का तरीका है, मैं बार बार आशंका व्यक्त कर रहा था। और आज ये लगा कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद को स्वीकार करके कितनी बड़ी जिम्मेदारी ओढ़ी। और लोकसभा में विपक्ष के नेता को तो आप रोक नहीं सकते हैं, उसका कोई समय नहीं होता, वो जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक बोले, उसको आप समय की सीमा के अंदर बांध नहीं सकते हैं आप। और राहुल गांधी ने उसका पूरा उपयोग किया और विषयांतर नहीं हुए। जो बात बार बार कही जा रही थी और जो बार बार कही जाती है बीजेपी की ओर से, सभी बातों को निर्मूल किया, केवल अपने आप को केंद्रित रखा लोगों के सवालों पर और सरकार के विफलताओं के ऊपर। मेरा अभी भी आपसे आग्रह है कि हम किसी से चर्चा मत कीजिए आप जी, केवल राहुल गांधी के भाषण को सुना दीजिए, बिल्कुल पूरी बात साफ हो जाएगी। हम हो चाहे प्रशांत जी हो, चाहे शकील जी हो, चाहे मलेंदु जी, हम लोग राहुल गांधी और जनता अपने श्रोताओं के बीच में बाधक है। आज हमारा श्रोता केवल राहुल गांधी को सुनना चाहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप ट्रेंड की बात कर रहे थे, ट्विटर पे 3,52,000 पोस्ट राहुल गांधी हिंदी में लिखा हुआ। देखिए ट्रेंड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी शब्द हिंदी में 3,52,000, राहुल गांधी इंग्लिश में 1,25,000, पार्लियामेंट 3,22,000, लोकसभा लगभग 30,000। उसके बाद देखिए और भी बेरोजगार मांगे रीट, ये भी है, और रागा लगभग 20,000, और इसके साथ राहुल खान भी है 5,000, कम है। नरेंद्र मोदी 1,17,000, भगवान शिव 18,800, मतलब लगभग 19,000। सृष्टि रचना भी है आज, बीजेपी एंड आरएसएस भी ट्रेंड कर रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन 40,000 ट्रेंड कर रहा है। अभय मुद्रा जिसकी चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी, वो भी आज 6,500 से ज्यादा ट्वीट। अग्निवीर 18,000 से ज्यादा। अमित शाह भी, स्पीकर भी, ओम बिरला, ये सब कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सब कुछ राहुल गांधी के भाषण के इर्द गिर्द सुनाई पड़ रहा है। सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ रहे हैं? ये जो राहुल खान वाला ट्रेंड है, यह उसको आईटी से चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी दुर्गति, और आप उसकी दुर्गति देख लीजिए जी। 5,000 जिसको लेकर के आईटी सेल अपने आप को इतना बड़ा अपने नेटवर्क की बात करता है, उसकी ट्रेंडिंग देख लीजिए कि कितनी है। और जो आप 3 लाख से अधिक लोग बता रहे हैं, वो राहुल गांधी के जो भाषण के अंश हैं, वो अलग अलग लोगों ने ट्वीट किया है। सवाल यह है ना, यह बता रहा है कि यह देश सुनना किसको चाहता है, यह बता रहा है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, यह बता रहा है कि जो सरकार के ऊपर सवाल पैदा किए जा रहे हैं, लोग उसके साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। नीट के सवाल के ऊपर अगर आप बात नहीं करेगा विपक्ष, तो किस पे बात करेगा? 23 लाख लोग सड़क पे हैं, एक अजीब तरह के वातावरण में जी रहे हैं वो, और आप उससे बात नहीं करेंगे। जब बात की जाएगी तो आप उसको प्रोसीजर के चक्कर में, प्रक्रिया में लेके आएंगे कि साहब पहले तो राष्ट्रपति के भाषण पे आप चर्चा कर लीजिए। और राहुल गांधी ने जब उस पर बोलना शुरू किया तो क्या जवाब है आपके पास? सवाल है ना कि अगर संसद में लोगों के सवाल पर बात नहीं की जाएगी तो केवल प्रक्रिया पर बात की जाएगी और लोग उसको सुनते रहेंगे। जो ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है, आप राहुल गांधी के हिंदू धर्म के ऊपर जो बयान दिया, जो उन्होंने बात कही है, कितने लोग सुन रहे हैं उसको? और उससे ज्यादा ये ट्रेंड हो रहा है कि बीजेपी आरएसएस हिंदू नहीं है, यह हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं हो। यह बात कितने लोग ट्रेंड कर रहे हैं इसको? सवाल इस बात का ना कि अब आपके पास इतनी ताकत नहीं रह गई, क्योंकि आप विश्वास खो चुके हैं।
आप लोगों की जो एक विश्वास आपके प्रति था, ये लग रहा था कि आप सरकार बनाएंगे और जनता के हितों के साथ आप चलेंगे। वो तो आपने लोगों के सपनों को तोड़ दिया जी। राहुल गांधी ने आज इसको साबित कर दिया। और बहुत दिनों के बाद मैं निजी तौर पर राहुल गांधी को कभी इररिलेवेंट भाषण करने वाला व्यक्ति नहीं मानता। बहुत लोग बात करते हैं कि नहीं, ये विषय से भटक जाते हैं। मैंने कई बार लोकसभा में उनको सुना है। मैं निजी तौर पर उनको मानता रहा हूं कि नहीं, विषयांतर कभी नहीं होते और तथ्यपरक बात करते हैं। लेकिन आज विपक्ष के नेता के रूप में एक जो आत्मविश्वास उनके बॉडी लैंग्वेज से झलक रही थी। लोकतंत्र में जन समर्थन से बड़ी चीज कुछ नहीं होती है। और इस चुनाव में लोगों ने राहुल गांधी को जन समर्थन दिया है। राहुल गांधी के प्रति लोगों ने समर्थन व्यक्त किया है। लोगों ने माना है कि एक ऐसा नेता है जो जनता के सवाल पर किसी भी सीमा तक लड़ने के लिए तैयार है। यह जो जन समर्थन की ताकत है, लोगों के से मिला हुआ समर्थन की ताकत है, वो आज राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा था, इनकी बातों से झलक रहा था। और जो सन्नाटा विपक्ष में सत्तारूढ़ दल में दिखाई पड़ रहा था, यह इसी बात की आशंका है कि जिस तरीके का ये एक उभार है विपक्षी दलों के प्रति या इंडिया दल समूह के प्रति, वो उनके लिए खतरे की चेतावनी है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री जी के चेहरे के कई शेड्स दिखा दीजिए, हमारे अपने साथियों से कह के। गृह मंत्री जी के शेड्स दिखा दीजिए। ये लोग कभी वो करते थे, 10 साल आप याद कीजिए, बैठो बैठो बैठो, अरे चुप रहो, ये शब्दावली सुनी जाती थी। आज आप इंटरफेयर कर रहे हैं और बड़े गंभीर मुद्रा में, उसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। सवाल यही है कि आप गलत एक आर्टिफिशियल नैरेटिव, तथ्यहीन नैरेटिव नहीं बना सकते हैं। आप अपने इकोसिस्टम भले बने रह जाए। आपको लगता है कि बड़ा भारी मैंने एक नैरेटिव बना दिया। जिन जिन बातों को राहुल गांधी ने कहा है, सब कोई जवाब किसी के पास नहीं। कल 4 बजे प्रधानमंत्री जी का जवाब है, हम सभी लोग सुनेंगे उसको। लेकिन जिस शैली में, जिस ताकत में, और अपोजिशन जिस तरीके से बात कर रहा है, अभी तो राहुल गांधी बोले हैं, अभी कितने नेता बोलने वाले आप देखिए। आज अवधेश प्रसाद को खड़ा करके नैरेटिव सेट कर दिया राहुल गांधी ने। अयोध्या की बात करने आई जब बात उन्होंने शुरू की जी, अयोध्या की जब उन्होंने बात की कि अयोध्या से चुनाव लड़ने के लिए सर्वे करा रहे थे, कितनी सही है कितनी गलत है मैं नहीं जानता। लेकिन एक जो बात कहने का तरीका था और जिस आक्रामकता के साथ राहुल गांधी ने अपनी बातें की, यह बताता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष का टोन क्या होगा। संसद की कार्रवाई की अवधि कम करके भी आप बीजेपी इंडिया दल समूह के राजनीतिक गतिविधियों को रोक नहीं पाएंगे। जो आक्रामकता भी बीजेपी के खिलाफ इंडिया दल समूह ने या विपक्ष ने तैयार किया, उसकी एक झलक आज दिखाई पड़ेगी कि यह चीजें अब दिखाई पड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह के हमले झेलने पड़ेंगे। जी बिल्कुल 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 सुनील जी, जरा एक बाइट और सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की। आप कह रहे हैं और बहुत कुछ है सुनाने के लिए, लेकिन एक जरूर मणिपुर को लेकर सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने मणिपुर को सिविल वार में डुबा दिया है, नरेंद्र मोदी की राजनीति ने मणिपुर को जला दिया है। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है पीएम मोदी के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। ये राहुल गांधी कह रहे थे नरेंद्र मोदी के मुंह पे सीधे। सुन लीजिए जरा नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, और इधर तालियां बज रही थी और इसकी जरूरत भी थी क्योंकि मणिपुर इसी देश का प्रदेश है, हिस्सा है। सुनिए जरा, फिर सीधे आएंगे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास, लेकिन पहले राहुल गांधी। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है।
और एक बार बयान दिया, हमने मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है, मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए। तो दिल दहलाने वाली तस्वीर यहां पेश कर रहे हैं राहुल गांधी मणिपुर को लेकर, और रियली शर्म आनी चाहिए। और अगर कोई मणिपुर को लेकर नहीं सोचता है तो उस रिलीफ कैंप में हम भी गए थे। जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी तो रिलीफ कैंप में, क्योंकि उस न्याय यात्रा को कवर करने के लिए डीबी लाइव की टीम भी गई थी, उसमें एक हिस्सा उसका मैं भी था। और उस रिलीफ कैंप में जाइए तो आप कांप उठेंगे। वहां मैतेई और कुकी के बीच मणिपुर जो दो समुदायों में बंट चुका है, और उस चीज को अगर आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं तो आप समझेंगे, आप खुद कांप उठेंगे। जिसका जिक्र कर रहे हैं यहां राहुल गांधी, बहुत सही कह रहे हैं, और सही कह रहे हैं कि मणिपुर को आपने जला दिया, हिंदुस्तान को आपने बांट दिया। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, आपके भी इस पर विश्लेषण सुनना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी की बहुत सारी बातें हम करेंगे। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने जो बात रखी कि अग्निवीरों को आप शहीद का दर्जा तक नहीं देते हैं, इस पर खड़े हुए रक्षा मंत्री, और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए हम देते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम शहादत का दर्जा देते हैं। ये सारे मसले, ये सारी बातें आएंगी आने वाले समय में, लेकिन पहले इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। राजीव जी, राहुल गांधी जी ने आज लोकसभा में जो मुद्दे उठाए वो 20 से ज्यादा मुद्दे थे, और वो सभी मुद्दे ऐसे थे जिन पर सरकार को बयान देने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अग्निवीर की बात आपने कही, राजस्थान में हाल ही में एक युवक अग्निवीर में शहीद होकर आया, और उसका शव एम्बुलेंस में आया, तिरंगे में नहीं आया। उसके परिवार का रो रो के बुरा हाल है कि हमने हमारे बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजा था, और ये कल्पना नहीं थी कि वो एम्बुलेंस में आएगा। हमें बेटे के जाने का गम नहीं, लेकिन जिस तरीके से उसके देह के साथ बर्ताव कर रही सरकार, वो शर्मनाक है। राहुल गांधी ने किसानों की बात की, मणिपुर की बात की, नीट की बात की, बेरोजगारी की बात की, नोटबंदी की बात की, जीएसटी की बात की, एमएसपी की बात की, देश में जो हिंसा भय फैला है इसकी बात की, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री, स्पीकर, हर मुद्दे पे उन्होंने कहा और खुल के बोला। और राजीव जी, जब भी टीवी पर माननीय स्पीकर महोदय की शक्ल जब आती थी तो मुझे लगता था कि ये स्पीकर महोदय संसद में, लोकसभा में सदन चला रहे हैं या किसी शोक सभा में बैठे हुए हैं। लोकसभा में वो जिस तरह बैठे थे, लगा था कि वो शोक सभा में बैठ रहे। माननीय स्पीकर जी
की अवमानना मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, पर उनके चेहरे पर जो भाव था वो एक ऐसा भाव था कि ये क्या कह रहे हो राहुल जी, क्या हमारी नौकरी बच खाओगे। और जब राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में शपथ लेते वक्त उनकी बात कही, तब भी बड़ी विचित्र बात थी। राहुल गांधी ने जो बातें कही कि अग्निवीर योजना पीएम का ब्रेन चाइल्ड है और ये कुछ खास लोगों की मदद के लिए है, ये जवानों के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है, सेना की सहानुभूति नहीं, सेना की राय इसमें नहीं मानी गई, ये बात उन्होंने कही। फिर कृषि किसानों के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा कि ये गलत बयानी है, एमएसपी पे सरकार खरीद नहीं रही है, उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर दिया लेकिन किसानों का पैसा माफ नहीं कर रही है। तो शिवराज सिंह चौहान ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात भी वो कन्विंस नहीं कर पाई प्रतिपक्ष को। बीजेपी डर फैला रही है, ये बात भी राहुल गांधी ने बहुत जोर शोर से कही, और उस बात को उन्होंने जिस तरीके से कहा वो अपने आप में अभी तक पिछले 10 साल में किसी भी सांसद ने, किसी भी नेता ने इतने ताकत के साथ, इतने जोश के साथ प्रतिपक्ष की आवाज नहीं रखी थी, जनता की आवाज नहीं रखी थी। और राहुल ने बताया कि वो मणिपुर हो या कश्मीर हो, लद्दाख हो या कोई और जगह हो, गुरु नानक देव की तस्वीर उन्होंने दिखाई या शिव जी की तस्वीर दिखाई। उन्होंने बताया कि वो इस देश के हैं, पूरे देश को मानते हैं और उनकी चिंता है धर्म की रक्षा का इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ये बात भी उन्होंने साफ कहा। महुआ मोइत्रा ने जो बात कही वो भी महत्वपूर्ण की, मुझे तो इसके पहले बोलने भी नहीं दिया जाता। स्पीकर से कभी किसी ने खुलकर नहीं कहा होगा कि आप मोदी जी से झुककर हाथ मिलाते हैं और मुझसे ऐसे हाथ मिलाते हैं, और प्रधानमंत्री से स्पीकर को झुककर हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आप तो दिल्ली में है, जानते ही हैं कि राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, स्पीकर की, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति की का अपना प्रोटोकॉल है, राष्ट्रपति जी का अपना प्रोटोकॉल है, उपराष्ट्रपति जी या स्पीकर सभापति का अपना प्रोटोकॉल है, वो किससे कितना झुककर मिलेंगे, ये सारी बातें तय है। तो अगर प्रधानमंत्री के साथ झुककर मिलते हैं और दूसरे साथ, तो सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल किसी भी सांसद का। स्पीकर सदन के सर्वोच्च है, उनके सामने सभी नेता बराबर हैं। स्पीकर के कहने पर प्रधानमंत्री को भी चुप होना पड़ता है, स्पीकर के कहने पे साधारण निर्दलीय विधायक, निर्दलीय सांसद को भी चुप होना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी ने आज वाकई देश का दिल जीत लिया, बता दिया कि देश का विपक्ष कैसा होना चाहिए। 10 साल तक आपने हमें मौका नहीं दिया, लेकिन अब आपने हमें मौका दिया है। और पहली बात जब राहुल गांधी ने कही थी विपक्ष के नेता बनने के बाद यूट्यूब पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, वो बयान बिल्कुल साफ है कि मैं सदन में, मैं लोकसभा में, मैं संसद में आपकी बात करूंगा, आपकी बात उठाऊंगा। और इस बात को उन्होंने आज साबित कर दिया पहले ही भाषण में। राहुल गांधी का यह पहला भाषण भारतीय संसद के इतिहास में, भारतीय संसदीय परंपरा के इतिहास में यादगार रहेगा। लोग याद करेंगे उस भाषण को। पहले दिन किया करते थे कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब बोलते थे मधुलिमय, मधुदंडवते, ऐसी भाषा बोलते थे। अब राहुल गांधी का यह भाषण संसदीय कार्य के इतिहास में यादगार होगा। और टेलीविजन पर देखकर, संसद टीवी पर या यूट्यूब पर देखकर लगा कि पहली बार 10 साल के बाद पहली बार कोई नेता ऐसा संसद में पहुंचा है जो खुलकर लोगों की बात कह रहा है। और ये कहते हुए प्रधानमंत्री से उसे डर नहीं लग रहा, प्रधानमंत्री के सामने कहते हुए डर नहीं लग रहा। जबकि प्रधानमंत्री के ही वरिष्ठ मंत्रियों, जो सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, जो यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके, अविभाजित यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वे प्रधानमंत्री में है और उनमें वो शक्ति नहीं है, वो आत्मबल नहीं है जो राहुल गांधी में है। तो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट लाइन खींच दी पक्ष और प्रतिपक्ष के बारे में। पक्ष की जिम्मेदारी याद उन्होंने दिलाई है। अगर एक पत्रकार के रूप में आप मणिपुर जा सकते हैं, अगर पूरा देश उद्वेलित है, तो इस देश के प्रधानमंत्री का तो पहला काम था कि वे देश में कहीं भी इस तरह की घटना तो पहले उस पर कार्रवाई करें। और प्रधानमंत्री को तो जाने की जरूरत भी नहीं थी, वे केवल कार्रवाई के निर्देश देते और कार्रवाई हो जाती, लेकिन उन्होंने वो नहीं की। और माननीय गृह मंत्री जिस तरह से हस्तक्षेप की कोशिश कर रहे थे, 5 मंत्रियों ने आज हस्तक्षेप की कोशिश की राहुल गांधी के भाषण में, बीच में खड़े हुए, लेकिन राहुल गांधी सब पे भारी पड़े। एक अकेला सब पे भारी राहुल गांधी ने आज साबित कर दिया। जी बिल्कुल।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि कौन अकेला सब पे भारी है, और नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज राहुल गांधी का पहला भाषण कितना याद रखा जाएगा आप उनके बयानों से समझ सकते हैं, और ये समय पर कई बार जो है इस भाषण को याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने अग्निवीर के मसले पर जब 20 आप पॉइंट बता रहे हैं, जिसमें अग्निवीर भी एक मामला था जिस पर सीधे, और जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इतने कद्दावर नेता हैं, लेकिन वो भी आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सामने छोटे नजर आए, अपना तर्क, अपना बयान देते हुए। अग्निवीर के मसले पे खड़े हुए थे देश के रक्षा मंत्री, लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए अपनी जान देने वाले अग्निवीरों को शहीद नहीं मानते। मोदी सरकार के लिए अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं। अग्निवीर सेना की स्कीम नहीं है, अग्निवीर सेना की स्कीम नहीं है, बल्कि ये पीएमओ की स्कीम है, पीएमओ की योजना है। हम सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को हटा देंगे, क्योंकि ये सेना, सैनिक और देशभक्तों के खिलाफ है। आइए जरा सुन लेते हैं, और सीधे उसके बाद अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आएंगे। अग्निवीर के मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। हम आएंगे तो इसको हटा देंगे, इस योजना को हटा देंगे। साफ साफ इसी सदन में राहुल गांधी ने यह बात ऑन रिकॉर्ड आज कह डाली। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी है, और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है।
सर अभी डरो मत स्पीकर सर। और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। तो यहां साफ सुन रहे थे आप, राहुल गांधी बिना विचलित हुए यहां पर व्यवधान और बहुत सारी बातें आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उठ के खड़े हुए, उन्होंने 1 करोड़ की बात कही है, ये सारी बातें, लेकिन इन्होंने साफ साफ राहुल गांधी ने यहां कह दिया कि वो जो बात कह रहे हैं और मैं जो कह रहा हूं, ये अग्निवीर को अच्छी तरह से पता है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी सरकार आएगी, हम इस स्कीम को खत्म कर देंगे। ये स्कीम सेना की नहीं है, सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं है ये, बल्कि ये प्रधानमंत्री का ब्रेन चाइल्ड है और ये पीएमओ से बना हुआ है, ये स्कीम वहां से आई है। तो ये सारी बातें यहां रखते हुए, अग्निवीर का जिक्र करते हुए, और एक शहीद अग्निवीर के घर गए थे राहुल गांधी पंजाब में, और वहां की वो तस्वीर बयां कर रहे थे। 3 बहनें बैठी हुई थी और वो जो युवा था वो बिल्कुल किसी हॉलीवुड स्टार की तरह दिखाई दे रहा था। ये वीडियो भी राहुल गांधी बनाए हुए हैं, चुनाव के समय आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी बातें यहां कहते हुए, सबसे बड़ी बात अमलेंदु उपाध्याय जी राहुल गांधी के साथ क्या है कि राहुल गांधी सड़कों पे गुजरे हैं, वो लोगों से मिले हैं, वो एक भी बात कह रहे हैं तो यहां उनको कहानी बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो सब कुछ उन्होंने देखा है, झेला है, समझा है, सहमा है, हर चीज उन्होंने किया है। इसलिए यहां पर आज सत्ता पक्ष खामोश नजर आ रहा था, और जितनी बार वो उठकर बात करने की कोशिश कर रहा था, ये चेहरे देखिए, एक एक चेहरे यहां दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ ये सत्ता पक्ष के तमाम नेता खड़े हो रहे हैं, उनके चेहरों को देखिए, जिसका जिक्र यहां सुनील शुक्ला जी से लेकर शकील अख्तर जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, आप सब कर रहे हैं। एक एक चेहरे को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, यहां देश के गृह मंत्री को देखिए, राजनाथ सिंह को देखिए, इन तमाम चेहरों को देखिए। यह देखिए 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, देश के कृषि मंत्री को देखिए, ये देखिए यहां भूपेंद्र यादव को देखिए, ये गोड्डा से जीत कर आए और ये आग उगलते थे, याद है ना नाम इनका। तो ये सब हैं, लेकिन राहुल गांधी एक अलग अंदाज में नजर आए। हम लोग पूरा दिन भर कवर कर रहे थे, अमलेंदु उपाध्याय जी बिल्कुल नजदीक से आप देख रहे थे। क्या कहेंगे अग्निवीर से लेकर तमाम मसलों पे? एक छोटा कमेंट, फिर जल्दी से सेकंड राउंड में आते हैं। और हालांकि सुनील शुक्ला जी ने कहा है कि हम आप लोगों से कम और राहुल गांधी की जो बाइट है वो ज्यादा सुनाऊं, तो कोशिश और करूंगा कुछ बाइट्स को लेकर आऊं जल्दी जल्दी। लेकिन पहले थोड़ी सी एक बात आपकी भी, अमलेंदु उपाध्याय जी अनम्यूट कीजिए। सुनील जी, अमलेंदु जी, अमलेंदु जी, अमलेंदु जी शायद राहुल गांधी के बीच में आना नहीं चाहते हैं, ये दिख रहा है। चलिए अमलेंदु जी, आप अपनी माइक जब तक ठीक कीजिए, तो एक बाइट मैं जरूर लेके आना चाहता हूं, फिर से शुरुआती बाइट राहुल गांधी की, उसको जरा ले आइए। बिल्कुल शुरुआत में उस बाइट को हमने दिखाया था, और यहां से हिंदू वाला जिक्र आप याद कीजिए। और क्योंकि ये बार बार दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही एक मामला है जिसको पकड़ के फिर से वही धार्मिक उसमें चाशनी लगाने की कोशिश हो रही है शकील अख्तर जी। वही फिर से आईटी सेल वहीं पहुंच गया है जहां थोड़ा सा 15 सेकंड में देख रहा हूं, अमित मालवीय ने 15 या 18 सेकंड की एक वीडियो काट करके उसको फैलाने की कोशिश की है, जिस पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पवन खेड़ा। जरा उस बाइट को, हिंदू वाले बाइट को लेके आइए, उसके बाद फिर सीधे चलते हैं शकील अख्तर जी के पास में। जरा सुनिए पहले राहुल गांधी को। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत,
डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। जल्दी से अमलेंदु जी, आवाज शायद आ रही है फिर शकील अख्तर जी के पास। अमलेंदु जी, ये साफ कह रहे हैं यहां पे कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी या आरएसएस ये हिंदू समाज नहीं है। ये हिंदू समाज की हम बात नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं, यानी बीजेपी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहे हैं, जो नफरत फैलाते हैं। हिंदू समाज में ये नहीं है, हिंदू में धर्म ग्रंथों में ये नहीं लिखा है कि आप नफरत फैलाइए। वहां यह है कि अहिंसा परमो धर्मः, यह कहा जाता है अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, परम धर्म है, यह बताया जाता है। वही यहां बताने की कोशिश राहुल गांधी की। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, राहुल गांधी ने आज ये बताने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदू विरोधी हैं और ये हिंदू हो ही नहीं सकते क्योंकि ये हिंसा करते हैं और नफरत फैलाते हैं। राजीव जी, जब मंदिरों में सुबह प्रार्थना होती है, पूजा होती है, तो वहां से नारा क्या लगता है? यही लगता है कि प्राणियों में सद्भाव हो, अधर्म का नाश हो, यही तो लगता है, प्राणियों में सद्भाव हो। तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को यही समझाने की कोशिश की कि आप लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जो मुजरा, मुसलमान, मछली और मटन जो करते रहते हैं, ये हिंदू धर्म नहीं है। ये राहुल गांधी ने कम शब्दों में समझा दिया। दूसरा राजीव जी, राहुल गांधी ने आज जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फाके हैं उसको एक तरीके से सतह पर ला दिया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के भाषण से आज जितना दूसरे लोग खुश हो रहे हैं, विपक्ष जितना खुश हो रहा है, देश की 70% से ज्यादा जनता खुश हो रही है, उससे ज्यादा, आधी से ज्यादा राजीव जी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी, मन ही मन खुश हो रही होगी। इस सदन में बैठे हुए लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव जी, उनमें से 70% से ज्यादा जो है वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होंगे राहुल गांधी के भाषण को लेकर के, क्योंकि साफ देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जब उठ के खड़े हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का उस तरीके से समर्थन नहीं मिला जो आज से 4 महीने पहले मिला करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शकील अख्तर जी, जरा आपके पास ये जो बात आखिर में जो आखिरी लाइन कह रहे थे कि वो समर्थन आज मिलते हुए नहीं दिखाई दिया, चूंकि आप सदन में उसी जगह मौजूद थे और आप उस हाव भाव को और अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। क्या कुछ था? नरेंद्र मोदी की हवाइयां उड़ी हुई चेहरे का हाव भाव देख लीजिए, कुछ और नजर आ रहा था। अमित शाह के चेहरे का भाव कुछ और नजर आ रहा था। ये देखिए, एक एक चेहरा नजर आ रहा है स्क्रीन पे, बिल्कुल ठीक आपके सामने, और सारे हाव भाव आप देख रहे होंगे। जरा क्या कुछ आप देख रहे थे? ये तो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, लेकिन आप वहां अपनी आंखों से उसी सदन में आप मौजूद थे, इसलिए आपसे बेहतर और कौन बताएगा। देखिए किस तरह समर्थन नहीं मिल रहा था कि अमित शाह को खुद कहना पड़ा, धीरे से बोलते हैं ऐसी बातें बीजेपी वाले बोलते हैं। उन्होंने अपने सदस्यों से कहा खड़े हो जाओ, तो लोग खड़े हुए, लेकिन थोड़ी देरी खड़े हुए और फिर वापस बैठ गए। देखिए, ये जो राहुल ने कहा है कि बड़ा साफ साफ सत्ता पक्ष की तरफ इंगित करके कहा है कि आप हिंदू हो ही नहीं। ये उन्होंने हिंदुओं से नहीं कहा, देश के बहुसंख्यक समाज से नहीं कहा, हिंदू धर्म के मानने वालों से नहीं कहा। उन्होंने ये संसद के, लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ बैठे हुए थे फ्रंट लाइन में, राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह जी, उसके बाद गडकरी जी, खासतौर से उनकी तरफ इंगित करके कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं। और सिर्फ यही नहीं कहा हिंदू नहीं हो, उन्होंने ये भी कहा है साथ में, जिसको ये लोग नहीं दिखा रहे या नहीं बोल रहे, कि आप देशभक्त नहीं हो।
देशभक्त भी कहा उन्होंने। तो उन्होंने आज इनके जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे उनको उभारा है कि आप जो बातें करते हैं नफरत फैलाने की, आप जो बातें करते हैं हिंसा की, ये हिंदू धर्म नहीं है। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगी। अब कांग्रेस कितनी मेहनत कर पाती है, कितना ला पाती है, देखा जाएगा उसको। लेकिन कुछ बातें हम आपको जरूर बता दें। एक अग्निवीर के बारे में जो राजनाथ सिंह का बयान है उसको थोड़ा पकड़ना और समझना दोनों जरूरी है। राजनाथ सिंह ने क्या कहा? राजनाथ सिंह ने कहा 1 करोड़ रुपए मुआवजे की जो बात की, राहुल ने कहा कंपनसेट नहीं मिलता है। अब ये इसको ले उड़े कि राजनाथ ने कहा 1 करोड़ मिलता है, लेकिन राजनाथ सिंह ने क्या कहा? युद्ध में मारे गए अग्निवीर को। ये झड़पें युद्ध नहीं होती हैं, इन झड़पों को युद्ध नहीं माना जाता है, इसमें तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता है। हम आप अखबार वाले लिख देते हैं। युद्ध फुल फ्लेज्ड होता है, घोषित युद्ध होता है, अनाउंस करके होता है युद्ध, जो वो 1971 का लास्ट युद्ध था। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध में मारे गए, ये जो मारे जा रहे हैं अग्निवीर, इनको 1 करोड़ नहीं मिलेगा। अगर युद्ध कोई होगा उसमें कोई मारा जाएगा अग्निवीर तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। दूसरी बात इसी तरह की एक और बात है जो अभी वही हमने कहा कि देखते हैं कांग्रेस कितना इसको सामने ला पाती है, लेकिन आपने पूछा है तो हम बता देते हैं। हमारा हालांकि ये उतना काम नहीं है जितना हम कर रहे हैं। जब एमएसपी पर शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया कि एमएसपी तो मिल रही है, बिल्कुल सही ना, शिवराज सिंह चौहान मिल रही है, लेकिन राहुल ने एक शब्द उसका जवाब दिया, लीगल गारंटी एमएसपी पर। शिवराज सिंह चौहान का जवाब नहीं था। बीजेपी ने वायदा किया था लीगल गारंटी का एमएसपी के ऊपर, एमएसपी पर लीगल गारंटी की सरकार ये खरीदेगी ही खरीदेगी अगर किसान लेकर आएगा तो। वो लीगल गारंटी नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। मोदी जी ने 2 बार हस्तक्षेप किया। एक बार तो अभी आपने बताया ये वाली बात कि बहुत गंभीर मामला है। दूसरा एक और उन्होंने छोटा सा जो किया था उसका भी उन्हें बहुत समर्थन नहीं मिला और उसका बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं विपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करता हूं जी। वो दरअसल व्यंग करना चाह रहे थे राहुल के ऊपर, मगर वो व्यंग, देखिए जब आप फॉर्म में होते तो व्यंग हो जाता है और जब फॉर्म में नहीं होते तो व्यंग अर्थहीन हो जाता है, तो व्यंग भी हो नहीं पाया। तो आज का दिन जो था वो मोदी जी का नहीं था, आज का दिन राहुल का था। आज का दिन मोदी जी के जो समर्थक हैं, खासतौर से अमित शाह जी सबसे ज्यादा समर्थन कर रहे थे और अमित शाह ने सबसे ज्यादा कोशिश करी। उन्होंने कई बार लोकसभा अध्यक्ष से भी कहा कि आप कुछ कीजिए, लेकिन बाकी राजनाथ सिंह का जवाब एक रस्मदायगी थी, शिवराज सिंह चौहान का जवाब एक रस्मदायगी थी, एक बार रविशंकर प्रसाद ने बोलने की कोशिश करी, वो भी एक रस्मदायगी थी। देखिए इसमें अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, इस पे होना क्या चाहिए, कांग्रेस को मांग करना चाहिए, बाकी लोग भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है कि भाई राहुल ने बड़ा साफ कहा, राहुल अपनी बात पे अड़े नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। दिल से बोलने वाला ऐसे ही करता है, गलती होती है तो वही मान लेता है। राहुल अड़े नहीं, उनका एक मेरा पक्ष है, एक मैंने बात रखी, एक राजनाथ सिंह जी ने रखी। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए, वो फैसला कर देगी अग्निवीर के मामले में। उसमें अगर सरकार चाहे तो 2 या 3 जो पूर्व सेना के जनरल रहे हैं, सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, सीनियर रैंक के कोई भी 2 या 3 ऑफिसर उनकी अध्यक्षता बना दे जी, उनकी कमेटी बना दे। लेकिन आज राहुल ने बड़ा साफ किया कि ये एक मेरा पक्ष है, एक राजनाथ सिंह का है, एक कमेटी बनना चाहिए इस पे कि आखिर अग्निवीर की सत्यता क्या है, कितना कंपनसेट मिलेगा, शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें क्लियर होना चाहिए। और एक बात हम बता दें, राहुल ने यह भी कहा कि हम आपसे नहीं डरते हैं, आप कांग्रेस से डरते हैं। उन्होंने बीजेपी में बड़ा तगड़ा अटैक किया और इसका कोई जवाब नहीं दे पाया कि आप कांग्रेस से डरते हैं। देखिए आज का दिन जो था वो जो 2024 का ये चुनाव हुआ है उसका स्पष्ट अर्थ बता रहा था कि इस चुनाव के नतीजे क्या हैं। इस चुनाव में जो हम लोग कहते थे कि मोदी जी, राहुल ने भी ये बात कही कि मोदी जी आपका सरकार है, आप जीते हो, लेकिन जनता हमारे साथ है।
जी, हम हार कर भी जीते हैं। तो आज जो सदन था वो जीता हुआ पक्ष राहुल की तरफ दिख रहा था, हालांकि आधा आधा था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसमें जो उत्साह था, जो जोश था, वो विपक्ष में था। और जब राहुल ने किसान की बात की तो अकाली दल की जो सुखबीर सिंह बादल की हरसिमरत कौर उन्होंने समर्थन किया, और राहुल ने 2-3 बार कहा कि देखिए मैडम कर रही हैं, हमारा समर्थन कर रही हैं। हालांकि एक मुद्दे पर वो कांग्रेस के सांसदों से उलझ रही थी, लेकिन इसमें वो समर्थन कर रही थी। तो राहुल को हर तरह से राहुल गांधी ने आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि किसानों को आतंकवादी कहा गया। इस पर हरसिमरत कौर ने समर्थन किया इनका, जहां तक मैं समझ पाया। शकील जी, आप वहां सदन में मौजूद थे, जरा आप बेहतर बताएंगे। तो ये जो था, राहुल को आज जितना समर्थन मिल रहा था, वो जो अभी कहा अमलेंदु ने, बहुत सही बात कही, बीजेपी वालों का भी बहुत समर्थन मिल रहा था। और एक बात बता दें हम आपको लास्ट, क्योंकि बहुत लंबी बात हो रही है, कि राहुल के आपने हिंदी के भाषण के सारे अंश सुना है, अंग्रेजी वाले भाषण के नहीं सुना है, क्योंकि प्रोग्राम भी हिंदी में होता है। ठीक किया आपने, लेकिन हमें कई बार लगता है कि राहुल जो अंग्रेजी बोलते हैं वो जानबूझकर बोलते हैं। राहुल को लगता है कि मेरे अंग्रेजी बोलने से इनके खेमे में घबराहट फैल जाती है, और आज टीएमसी वालों ने वो बात बोल दी। आज टीएमसी ने कहा कि इन लोगों की परेशानी यह है कि राहुल जी अंग्रेजी में बोलते हैं, इनके समझ में नहीं आता। और हमें लगता है राहुल इसका मजा लेते हैं कि राहुल जो है कई बातें अंग्रेजी में बोल के वो देखते हैं कि किस किस के समझ में आई, और जो जो समझने वाले थे उनको हटा दिया गया है। अडवाणी जी हमेशा साथ रखते थे। अडवाणी जी के नजदीक जाने के लिए एक बड़ी क्वालिटी ये मानी जाती थी कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। जसवंत सिंह इसीलिए नजदीक जा पाए, यशवंत सिन्हा इसीलिए नजदीक जा पाए। लेकिन आज जो है वफादारी के इनके यहां बीजेपी में या मोदी जी के पास में बिल्कुल एकदम पैमाने बदल चुके हैं। और आज सबको देखने को मिला, इसमें निश्चित रूप से चर्चा हो रही होगी कि भाई ऐसी टीम तैयार कर ली है कि टीम तो आपको बचाव कर ही नहीं पा रही है। एक अकेला राहुल जो है इस तरह से आक्रमण कर रहा था, जैसे क्रिकेट में कहते हैं कि मैदान के चारों तरफ शॉट खेल रहा था। वो हर तरफ शॉट खेल रहा था, ऑफ पे, ऑन पे, लेग पे, हर तरफ शॉट खेल रहा था वो। और एक बॉल किसी के रोके नहीं रुक रही थी, कहीं सर के ऊपर से जा रही थी, कहीं बगल से निकल रही थी, कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। सबसे ज्यादा कोशिश अमित शाह जी ने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। राजनाथ सिंह ने, गडकरी जी तो बोले ही नहीं। गडकरी जी का नाम राहुल ने 2 बार लिया कम से कम, नहीं गडकरी जी ने बचाव में कभी एक बार भी खड़े नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान तभी खड़े हुए जब उनके मंत्रालय की बात आई, कृषि की बात आई। नहीं, शिवराज सिंह चौहान भी खड़े नहीं हुए थे। और राजनाथ सिंह भी तभी खड़े हुए जब उनके मंत्रालय की बात आई, अग्निवीर की रक्षा की जी। तो कोई भी जनरली मोदी जी की मदद करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। और निश्चित रूप से मोदी जी का आज बिल्कुल दिल नहीं था। 10 साल में पहली बार मोदी जी का चेहरा इतना उतरा हुआ था, और मोदी जी खुद को, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और एक राहुल ने बड़े सवाल उठाए। राहुल ने आज माइक का भी सवाल उठाया कि भाई ये माइक किसके पास है, कौन बंद करता है माइक। और बड़ी सफाई देना पड़ी आज ओम बिरला जी को, सफाई की मुद्रा में उन्हें बोलना पड़ा। राहुल ने कैमरे का भी सवाल उठाया। आज राहुल ने चारों तरफ से सरकार को धो दिया, और साथ में स्पीकर के साथ में पूरा सम्मान दर्शाते हुए स्पीकर साहब को यह भी बता दिया कि स्पीकर साहब, आप इस सदन में, इस पूरी संसद में बहुत सर्वोच्च स्थिति में है। संसद स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, सरकार द्वारा संचालित नहीं हो सकती, नहीं होती है। आपको अपनी गरिमा खुद कायम रखना पड़ेगी। आपको प्रधानमंत्री जी से भी ऐसे ही मिलना चाहिए जैसा मुझसे मिलते हो या दूसरे सदस्य से मिलते हो। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें राहुल गांधी पे हम लोग कर रहे हैं। समय हालांकि खत्म हो गया है। मैं जल्दी जल्दी एक दो लाइन में आप लोगों के भी विचार, फाइनल विचार लेना चाहूँगा। जल्दी से प्रशांत टंडन जी, राहुल गांधी पे बहुत सारी बातें, इंग्लिश, हिंदी और माइक ऑफ और कैमरा इधर से उधर आपने कर दिया। सब कुछ आज राहुल गांधी ने सामने सामने रख दिया। और जो अभी आखिर में कह रहे थे शकील अख्तर जी, कि ये भी बता दिया कि आपके प्रति न सिर्फ मेरा सम्मान होना चाहिए,
चाहिए, यानी कि मैं आपको सम्मान के रूप में, सम्मान से आपके सामने झुकूं, बल्कि प्रधानमंत्री को भी आपके सामने झुकना चाहिए, अघोषित तौर पे ही सही। लेकिन राहुल गांधी ये भी बताते हुए नजर आए कि आप पीएम के सामने मत झुकिए क्योंकि ये सदन आपका है। पहले राजीव जी जरा राजनाथ सिंह वाली बात कि उन्होंने इंटरवीन किया और कहा 1 करोड़ मुआवजा देंगे। मुआवजा तो मरने के बाद मिलेगा ना। जीवित रहता अग्निवीर तो 22 साल में रिटायर हो जाएगा बिना पेंशन के और बिना कैंटीन की सुविधा के जी। उसका क्या होगा? सवाल तो वहां है। शहीद का दर्जा, पेंशन, वो सब बातें तब है जब युद्ध की घोषणा होगी, जो शकील जी बता रहे हैं वो इनकाउंटर्स में नहीं गिना जाता है। अब उसको राजनाथ सिंह साफ करें कि वो इनकाउंटर्स में भी गिना जाएगा क्या 1 करोड़ का मुआवजा। लेकिन फिर भी मुआवजा तो मरने वाले के परिवार को मिलेगा। तो जीवित अग्निवीर है वो तो 22 साल में बेचारा रिटायर हो जाएगा और पेंशन का और कैंटीन की सुविधा के बगैर। खैर, दूसरी बात देखिए, अंग्रेजी की बात शकील जी कह रहे हैं, अंग्रेजी की बात राहुल गांधी इसलिए भी करते हैं अंग्रेजी में कि दक्षिण भारत के लोग या जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वो भी उनको समझ पाए, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी समझ पाए, मणिपुर के लोग समझ पाए, और जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, विदेशी लोग हैं, वो भी समझ पाए कि भारत की संसद में किस तरीके के भाषण होते हैं, क्वालिटी क्या है स्पीचेस की। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है राहुल गांधी का कि वो बाइलिंगुअल है। देखिए, बहुत संक्षेप में मैं आप बताऊं, अपनी जो पहले मैंने कहा था, आज का दिन सिर्फ राहुल गांधी का है और ये जो भाषण था ये अपोजिशन ट्रेजरी बेंच वाले भाषणों में से नहीं गिना जाएगा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न। सीधे टक्कर जो है आज आरएसएस से उन्होंने ली है और आरएसएस को एकदम निर्वस्त कर दिया है, उनसे नीचे से चादर खींच ली है। तो इतने बड़े वैचारिक हमले के बाद देखिए, नरेंद्र मोदी अब वाकई में बीजेपी और आरएसएस के लिए लायबिलिटी बन जाएंगे जी। अब उनको बड़ा मुश्किल होगा। वही मैंने पहले कहा था कि ब्रांड मोदी पर आज बहुत बड़ा हमला है और इसके बाद मोदी साहब को रोज अपना बचाव करना पड़ेगा। बहुत से लोग बचाव नहीं कर पाएंगे और राहुल ने बहुत होशियारी से इनको हिंदू समाज से अलग कर दिया है। और ये जो बात राहुल गांधी ने कही कि आप ठेकेदार नहीं हिंदू समाज के, तो जो वाकई जो सचमुच के हिंदू समाज के ठेकेदार है वो सामने आएंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है राहुल गांधी ने आज एक स्पिन दिया है और इससे बच पाना मोदी जी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और अब देखते हैं आगे की राजनीति कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा ये हम देखेंगे जल्दी से। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, एक आपसे भी एक छोटा सा कमेंट। प्रशांत जी ने जो बात अभी कही, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी बन जाएंगे। वो दौर आ रहा है। देखिए, झुंझुनू से जो कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार हारे थे, शुभकरण चौधरी, उन्होंने कहा था अग्निवीर के कारण हम हारे। अभी भी मतलब विपक्ष की ओर सरकार को बहस करने के बजाय अग्निवीर योजना बंद कर देनी चाहिए, और या बंद करने में अगर सरकार को शर्म आ रही तो जो राहुल गांधी ने प्रस्ताव दिया है, सुझाव दिया, उस पर अमल करना चाहिए। यह अग्निवीर का मुद्दा अग्निवीरों का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है और हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मुद्दा है देश की सुरक्षा। तो इसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मोदी जी ने कहा कि अग्निवीर होगी या अडानी जी ने चाहा है या अंबानी जी ने चाहा है कि अग्निवीर जैसी योजना हो। इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मैं राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। और अभी तो प्रशांत टंडन जी ने कहा यह भी बात है कि अगर अपना यही रवैया रखा तो प्रधानमंत्री मोदी खुद बीजेपी के लिए एक बोझ बन जाएंगे और बीजेपी के बड़े बड़े नेता उनसे मुक्ति चाहेंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी। वो कोई भी नेता अपनी पार्टी के लिए लायबिलिटी हो जाता है जिसके पास चुनाव जिताने की ताकत खत्म हो जाती है। जो नेता, कोई भी नेता अपने राजनीतिक दल के लिए लायबिलिटी हो जाता है जिसका पब्लिक कनेक्ट खत्म हो जाता है।
राहुल गांधी ने आज अपने भाषणों से ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का पब्लिक कनेक्ट खत्म है। अगर आप नीट के सवाल पर, अगर आप अग्निवीर के सवाल पर, अगर आप किसानों के मुद्दे पर, अगर आप एमएसपी के सवाल पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है, गोया कि आप देश की नब्ज से आपका हाथ हट गया है। और पूरी की पूरी सरकार को राहुल गांधी ने बड़े तरीके से एक किनारे खड़ा कर दिया और लोगों के बीच में खड़ा कर दिया। क्या जवाब है आपके राहुल गांधी की बातों का सरकार के पास? आप घुमाने की बात कर रहे हैं ना। राहुल गांधी ने तो क्या कहा? एमएसपी मिल रही है, तो एमएसपी की बात तो सभी जानते हैं कि एमएसपी घोषित करती है। सवाल है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात, आप उसकी बात कीजिए। अग्निवीर के बारे में कौन नहीं जानता? घोषित किया तभी आपने कहा था कि 20 लाख रुपए इनको मिलेंगे 40 साल के 4 साल के रिटायरमेंट के बाद। ये तो उस कार्यक्रम में है, उसकी उस योजना में शामिल है। आप 1 करोड़ रुपया बता रहे हैं, कौन मान लेगा इसको? और आप ये मत समझिए कि जनता को चीजें पता नहीं होती हैं, उनकी स्मृतियों में नहीं, सबको पता। इसीलिए जो बात राहुल गांधी ने कही, उन लोगों के मन की बातें कही, सबके दिमाग में बात धंस गई है कि एक नेता है जो सदन में खड़ा होकर के पूरी मजबूती के साथ उन बातों को कर रहा है जो जनता से जुड़े हुए हैं। और एकदम बिल्कुल आपने सही कहा कि आर पार की लड़ाई एकदम छिड़ दिया कि आप कहां हैं और हम कहां हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अभी भी इस चुनाव के बाद भी अपना कोर्स करेक्शन की स्थिति में नहीं है। और जो मुद्दे थे, जो आधार थे पार्टी को अपनी राजनीति करने का, उन सभी को तार तार कर दिया। हिंदुत्व के एजेंडे को खारिज कर दिया, हिंदू मुसलमान के एजेंडे को खारिज कर दिया, ध्रुवीकरण के एजेंडे को खारिज कर दिया, राष्ट्रवाद के एजेंडे को खारिज कर दिया। आप अग्निवीर योजना को चलाएंगे भी और राष्ट्रवाद की बात करेंगे, दोनों एक साथ चलेगी। अग्निवीर का सवाल केवल इस सवाल नहीं है कि देश की सुरक्षा का, यह भी सवाल है कि सेना बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देती रही है, उस विषय का क्या होगा? अब उससे बातें करने के लिए नहीं तैयार है। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए हैं, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है और इस सभी के सभी मुद्दे लोगों को अपील करते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए लोगों ने राहुल गांधी को तो तरीके से सुना है। आज आप कहीं देख लीजिए कि राहुल गांधी के भाषण की चर्चा हो रही है कि किस तरह की बात उन्होंने कही। और आपके पास जब आप बहुत धीमे गति से चला करके गृह मंत्री जी के वीडियो को दिखाइए कि वो किस तरह के इशारे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप मुद्दों के सामने, जनता के मुद्दों के सामने आप कैसे ताकत असर उठा सकते हैं जब उन मुद्दों के समाधान का कोई प्रयास करते हुए नहीं दिखाई पड़े। ये तब जो बातें राहुल गांधी ने कही है, उन्होंने कोई किताब में नहीं पढ़ी है, लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने बात की। मणिपुर की बात किसको अपील नहीं करेगी? आज भी मणिपुर की बात आप नहीं करना चाहते? अग्निवीरों की बात किसको अपील नहीं करेगी? एमएसपी की बात किसको अपील नहीं करेगी? ये आप सोचिए कि ये तो पुराने सवाल हो गए। नीट का ताजा तरीन उदाहरण है। और यह नीट की घटना कितने लोगों को प्रभावित कर रही है? वो जो इस परीक्षा में बैठे हैं, वो लड़के जो परीक्षा दे करके एडमिशन ले चुके हैं, उनके मन में भय हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ भी अन्याय हो गया, मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, मुझे दाएं बाएं करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिल गया। आने वाले जो परीक्षार्थी हैं, उनके मन में अलग से भय पैदा हो रहा है कि अगर यही व्यवस्था चलती रही तो हमारे साथ क्या होगा। और आप इसे मौन है, बात नहीं करने के लिए तैयार है जी। उन विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए नहीं तैयार है। राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने जो समस्याएं उसको खोल के रख दिया और सरकार की अकर्मण्यता को भी खोल के रख दिया, सरकार के राजनीतिक एजेंडे को भी खोल के रख दिया और लोगों को बताने की कोशिश की कि सरकार किस तरीके से लोगों के मुद्दे से हट करके एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन लोग उसको सुन नहीं रहे हैं। एकदम राहुल गांधी ने जो बात आप कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि आर पार की लड़ाई है और आने वाले दिनों में इसी तरह की राजनीति आपको सड़कों पर दिखाई पड़ेगी। लेकिन राजीव जी, इतनी लंबी चर्चा करके हम लोगों ने अपने दर्शकों के साथ बहुत अन्याय किया। जी 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 बिल्कुल। अब इस चर्चा को समाप्त करूं उससे पहले एक माइक ऑफ, एक वीडियो छोटा सा माइक ऑफ देखिए। और राहुल गांधी ने जब शुरुआत की थी, इंग्लिश में अपने बात रखना शुरू की उन्होंने, और उसमें उन्होंने कहा कि ईडी ने 55 घंटे तक पूछताछ की, 2 साल तक मुझे 2 साल की सजा हुई। ये भी राहुल, और यहीं से फिर भगवान शिव पे वो आते हैं। ये 2 बाइट आपको दिखाते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। और पहले माइक ऑफ जरा देखिए।
माइक ऑफ में एक छोटी सी तस्वीर है और वहाँ पे हालांकि फिर वहाँ सफाई देनी पड़ी, जो अभी शकील अख्तर जी भी कह रहे थे, सफाई देनी पड़ी ओम बिरला को। माइक कैसे ऑफ, कैसे कैमरा जो है वो उसका मूवमेंट, और कहते हैं ओम बिरला कि हमारे पास इसका कोई स्विच नहीं है। जरा माइक ऑफ देखिए। I myself was attacked by order of the government of India, by order obviously of the Prime Minister of India. 20 plus cases, 2-year jail sentence, my house taken away, no problem. Relentless attack in the media, 24/7, every single day, abuse, attack, abuse, attack. Shit. And then the most enjoyable and beautiful part of it, 55 hours of interrogation by the ED. No, which I really enjoyed. Because by the end of the interrogation, the officer off camera, he switched off the camera and then he asked me, Rahul ji, you've been sitting here 55 hours. आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा उसने। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, you obviously need refuge, you need a place, or you need ideas that defend you. So today I want to start my speech by telling my friends in the BJP and the RSS about the ideas that we used, the entire opposition used, to defend the idea of India. Where these ideas come from and how they gave us the strength, all of us, anybody who opposed the regime, how they gave us the strength to fearlessly take any onslaught that was placed before us. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? शिव जी की बात यहाँ पे, और इसके बाद कैमरा ऑफ जरा देख लीजिए उस वीडियो को भी, और इस चर्चा को खत्म करेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। कैमरा ऑफ देखिए जरा। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, सर देखिए, देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य, ये देखो। तो देख लिया आपने, कैमरा ऑफ और माइक, और उसके अलावा ये तमाम बातें। राहुल गांधी का आज का दिन जो राहुल गांधी का था, और इसमें राहुल गांधी अपनी बात और बता रहे हैं कि देखिए वो हटा दिया, जो शकील अख्तर जी बता रहे थे, उसी वीडियो को यहाँ हम लेके आए थे। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। जैसे ही वो उठाते हैं शिव जी की तस्वीर, कैमरा वहाँ से हटा लिया जाता है, लगता है जैसे कि बिल्कुल करंट लग गया हो। तो चलिए खैर, ये सब कुछ आने वाले समय में और भी क्लियर होगा हमारे आपके बीच, इसलिए क्योंकि अब जवाब देना पड़ रहा है। और आज ओम बिरला वहां जवाब दे रहे थे कि आप लोग बाहर जाके कहते हैं कि आप माइक ऑफ कर देते हैं और कैमरा स्विच कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये बात यहां और यही बात उधर उच्च सदन में यानी राज्यसभा में भी जगदीप धनखड़ कह रहे थे, तो दोनों तरफ आग लगी हुई है और बराबर की आग लगी है। यहां से तस्वीर कुछ और दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम साथियों का, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, सुनील शुक्ला जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में लंबे वक्त तक जुड़े रहने के लिए। और आप तमाम साथी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल ने छेड़ दी आर पार की लड़ाई, और ये लड़ाई कैसी लड़ाई है इसके बारे में हम बहुत चर्चा भी कर चुके हैं। ये तस्वीर याद रखिएगा, नाम है राहुल गांधी, और यहां से नरेंद्र मोदी के चेहरे
के हाव भाव को, चेहरे को अगर आप पढ़ पाए होंगे तो पढ़ लेंगे। कल 4 बजे नरेंद्र मोदी का भाषण है, लेकिन सुबह से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बहुत कुछ होगा जो सुबह से हम आप तक पहुंचाएंगे ही। आप हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ते हैं, जरूर जुड़िए। और उसके अलावा शाम 4 बजे नरेंद्र मोदी का भाषण देखना मत भूलिए, इसलिए क्योंकि अब रात भर तैयारी करेंगे और वो सुनना जरूरी है। और कल शाम 7 बजे आप सबके बीच हम मौजूद रहेंगे ऐसे ही न्यूज पॉइंट लेके। आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा।